करते हैं। एक अच्छा सा टॉपिक है, अराउंड 2 से 4 मार्क्स का आ सकता है एग्जाम में। द कॉन्सेप्ट ऑफ ई वेबल। एक रूल 138 है जीएसटी में, उसके बारे में पढ़ते हैं, कॉन्सेप्ट ऑफ ई वेबल। ये चैप्टर बहुत ही इंटरेस्टिंग है। क्यों आया ये सब कुछ मैं आपको समझाता हूँ कि व्हाई दिस कॉन्सेप्ट वाज रिक्वायर्ड। फिर इसके एफएक्यू एंड केस स्टडी, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट जो एग्जाम में हमेशा आता है, एग्जम्पशन फ्रॉम जनरेशन ऑफ ई वेबल। ये 3 चीजें हमें कंप्लीट करनी। ठीक है, पहले देखो प्रॉब्लम क्या था वो मैं समझा। सपोज मैं सप्लायर हूँ, मैं क्या कर रहा हूँ, गुड्स सप्लाई कर रहा हूँ 10 लाख रुपीज। मैंने इनवॉइस रेज किया और मैंने इस पे जीएसटी भी भरा 1 लाख। ठीक है, मैंने 10 लाख के गुड्स सप्लाई किए, इनवॉइस भी बना, मैंने जीएसटी भी भरा। मैंने देखो 1 लाख 80 का जीएसटी भी गवर्नमेंट को पे किया। फिर इस रिसीप्ट पे मैंने 20 लाख के गुड्स बनाए, मैंने इनवॉइस रेज किया एंड मैंने जीएसटी भरा 3 लाख 60। ओके, तो मैं कोई चीटिंग नहीं कर रहा हूँ, बट ये जब बारी आई तो मैंने 50 लाख के गुड्स सप्लाई किया। अब मुझे चीटिंग का मन हुआ, मैंने गुड्स तो सप्लाई किए बट मैंने इनवॉइस रेज नहीं किया, छुपा दिया, ब्लैक मनी कर दिया। ओके, तो मैंने यहाँ पे जीएसटी का चार्ज भी नहीं किया एंड जीएसटी भरा भी 9 लाख। तो अब प्रॉब्लम क्या हुआ, गवर्नमेंट कितना अर्न कर सकती थी जीएसटी रेवेन्यू, 1 लाख 80 प्लस 360 प्लस 9, ये सब मिला के गवर्नमेंट एक्चुअली 14 लाख 40 अर्न करना चाहिए था। बट बिकॉज मैंने एक ट्रांजैक्शन छुपा दिया, कितना अर्न किया, खाली 5 लाख 40। तो 9 लाख रुपए तो मैंने छुपा दिया। तो ऐसे चीटिंग करते थे हम लोग सब। फिर और भी कुछ चीटिंग करते थे। सपोज मैं महाराष्ट्र में हूँ, अनरजिस्टर्ड हूँ, आप लोग सबसे दिल्ली में हो। आपको जीएसटी रजिस्ट्रेशन में तो हमने सीखा ही था कि अगर मैं आउटसाइड द स्टेट सप्लाई करता हूँ, 1 रुपए का भी सेल करूँ तो जीएसटी नंबर लेना पड़ता है। यहाँ मैंने 10 लाख का सेल, सेक्शन 24 में क्या लिखा, अगर 1 रुपए का भी हम सप्लाई करते हैं आउटसाइड द स्टेट, जीएसटी रजिस्ट्रेशन कंपलसरी लेना पड़ता है, राइट। बट मैं क्या कर रहा हूँ, देखो जीएसटी रजिस्ट्रेशन बचाने के लिए मैं वापस इनवॉइस नहीं बना रहा, मैंने वापस जीएसटी का कुछ किया है। तो जो 10 लाख का जीएसटी, 10 लाख के ऊपर गवर्नमेंट जीएसटी अर्न कर सकता था, उसको कुछ भी नहीं। ओके, तो लोग ऐसा चीटिंग कर रहे थे कि बिंदास सप्लाई कर रहे बट इनवॉइस नहीं बना रहे, सिंस इनवॉइस नहीं है जीएसटी नहीं भर रहे, ऐसा सारे प्रॉब्लम्स आ रहे हैं। ओके, अब ये सारे प्रॉब्लम्स को हटाने के लिए गवर्नमेंट की आंख खुली कि यार ये क्या हो रहा है। गवर्नमेंट कुछ कह रहा है, ये देखो गवर्नमेंट कह रहा है कि व्हाई टैक्स पेयर आर नॉट इशूइंग इनवॉइस, टैक्स पेयर जीएसटी कलेक्ट क्यों नहीं कर रहे। कितना शॉर्टफॉल आ रहा है, 1 लाख करोड़ हर मंथ का टारगेट है गवर्नमेंट का, 1 लाख करोड़ हर महीने जीएसटी से कमाएंगे, वो पूरा नहीं हो रहा। तो क्या किया जाए, हाउ टू कैच सच सप्लाई, हाउ टू मेक जीएसटी रेवेन्यू डेफिसिट। तब फाइनेंस मिनिस्टर 1 अप्रैल 2018 को एक रूल 138 इंट्रोड्यूस कर दिया, कॉन्सेप्ट ऑफ ई वे बिल। रूल 138 आ गया 1 अप्रैल 18 से, कॉन्सेप्ट ऑफ ई वे बिल। अब क्या होगा, एज पर रूल 138, सप्लायर जो गुड्स की मूवमेंट कर रहा है, where consignment value exceed 50,000, कंसाइनमेंट वैल्यू 50,000 के ऊपर है। क्या बोला मैंने, वापस देखो, अगर मैं सप्लायर और गुड्स की मूवमेंट कर रहा हूँ एक जगह से दूसरी जगह, कंसाइनमेंट वैल्यू 50,000 से ऊपर है, मुझे एक डॉक्यूमेंट बनाना पड़ेगा, ई वे। ओके, ये बनाना कंपलसरी है। ठीक है, तो से मैं गुड्स की मूवमेंट कर रहा हूँ विदाउट ई वे तो क्या करेगी, तो जीएसटी ऑफिसर मेरी जो ट्रक जा रही है ना उसको रोक लेगी, ये देखो रोक लिया। फिर उसमें से गुड्स जो होंगे ट्रक में से वो सीज कर लेगी एंड फिर मुझ पे पेनल्टी इंट्रोड्यूस करेगी। ओके, तो ई वे बिल बहुत अच्छा आ गया। ये पूरा डेटा जो मैं ई वे बिल बनाऊंगा ना, ये पूरा डेटा ऑटो पॉपुलेट होगा गवर्नमेंट रिकॉर्ड, ये पूरा ही डेटा ऑटो पॉपुलेट होगा गवर्नमेंट के रिकॉर्ड में। तो ये एक प्रोविजन डाल दिया, ये एक प्रोविजन डाल दिया। समझे आप लोग, समझे। तो पहले लोग चीटिंग कर रहे थे, चीटिंग से बचने के लिए ये प्रोविजन आ चुका है। ये पूरा ई वे बिल डेटा गवर्नमेंट रिकॉर्ड में ऑटो पॉपुलेट। वही वापस बता रहा हूँ, व्हाट विल बी द कॉन्सिक्वेंसेस फॉर नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ ई वे बिल। केस स्टडी 1, सपोज मैं सप्लायर हूँ, आप लोग सब रिसिपिएंट।
मैंने गुड्स का मूवमेंट किया 5 लाख रुपए का, मैंने इनवॉइस नहीं बना, चीटिंग करना। ठीक है, मैंने ई वे बिल भी नहीं बनाया, ई वे बिल भी नहीं बनाया, डिड नॉट प्रिपेयर। ये देखो, अब मेरी गुड्स जा रही है, ऑफिसर क्या करेगा? ऑफिसर जो रास्ते पे हाईवे पे ही रहते हैं आजकल, जीएसटी ऑफिसर, वो लोग मेरी ट्रक रोक सकते हैं, बोलेंगे कि ई वे बिल दिखाओ, नहीं है तो फिर मेरी इंटरसेप्ट करेंगे, मतलब चेकिंग करेंगे व्हीकल। अगर ई वे बिल नहीं है तो व्हीकल डिटेन कर लेंगे, गुड्स सीज कर लेंगे एंड पेनल्टी इंट्रोड्यूस करेंगे। ठीक है, डिटेल व्हीकल नहीं है, डिटेन, DATAIN आना चाहिए, डिटेन व्हीकल मतलब साइड में रोक के चेक करेंगे वैसा। समझे? तो अगर ई वे बिल नहीं है तो ऐसे होगा। ठीक है, दूसरा, अभी ये भाई साहब देखो, मैं क्या कर रहा था, मैं अनरजिस्टर्ड था, राइट, और मैं दिल्ली में सप्लाई कर रहा हूँ आउटसाइड द स्टेट, राइट। मैंने ई वे बिल बनाया, मैंने ई वे बिल बनाया, देखो ई वे बिल नंबर भी लिखा है आपके स्क्रीन पे। ओके, बट मैंने इनवॉइस नहीं बनाया कि देखा जाएगा, देखना, ई वे बिल बनाया क्योंकि पेनल्टी लगाते नहीं लोग, तो ई वे बिल बनाया बट इनवॉइस नहीं बनाया, जीएसटी नहीं भरा, सब कुछ। करेक्ट। अब ये जो भी ई वे बिल का डेटा है वो किसके पास ऑटो पॉपुलेट होता है? गवर्नमेंट रिकॉर्ड में ऑटो पॉपुलेट होता है, पूरा रिकॉर्ड गवर्नमेंट में। तो हमारे गवर्नमेंट आ गए कि ये क्या मिस्टर प्रतीक, ई वे बिल नंबर है आपका, मतलब आपने गुड्स महाराष्ट्र से दिल्ली मूव किए, ये दिख रहा है हम लोग को एज पर सेक्शन 24। सिंस आपने आउटसाइड द स्टेट गुड्स को सप्लाई किया है तो कंपलसरी जीएसटी होना चाहिए। आप क्यों अनरजिस्टर्ड हो? व्हाई आर यू अनरजिस्टर्ड? व्हाई हैव यू नॉट पेड जीएसटी? चलो पे करो जीएसटी अलोंग विद इंटरेस्ट एंड पेनल्टी। पकड़ा, पकड़ा। थ्रू दिस ई वे बिल ये सारा रिकॉर्ड गवर्नमेंट को मिलता है, एंड सिंस गवर्नमेंट को मिला है, गवर्नमेंट हम सारे सप्लायर जो इनवॉइस रेज नहीं कर रहे हैं गुड्स के लिए, गुड्स के लिए उसको कैश कर। ई वे बिल सर्विस के लिए नहीं है, ई वे बिल सिर्फ एंड सिर्फ गुड्स के लिए है, सर्विस के लिए नहीं। ठीक है, तो एज पर रूल 138 फर्स्ट अप्रैल 18 से आ चुका है कॉन्सेप्ट ऑफ ई वे बिल। कोई भी सप्लायर जो गुड्स का मूवमेंट करता है जहाँ पे कंसाइनमेंट वैल्यू 50,000 से ऊपर है उनको ई वे बिल बनाना पड़ेगा। ये पूरा ई वे बिल का डेटा ऑटो पॉपुलेट होगा गवर्नमेंट रिकॉर्ड। अगर मैं गुड्स का मूवमेंट कर रहा हूँ विदाउट ई वे बिल तो डिटेन हो जाएगा मेरा व्हीकल, सीज हो जाएंगे गुड्स एंड पेनल्टी इंट्रोड्यूस हो जाएगा। तो ये एक समरी था, पूरा का पूरा समरी था कि ई वे बिल कैसे वर्क करता है। इज इट ओके? तो ये हमारा था ई वे बिल का पॉइंट। अब आता है, मैं आपको दिखाता हूँ लाइव ई वे बिल बनता कैसे। पार्ट ए एंड पार्ट बी ऑफ ई वे बिल। ये आपका पार्ट ए, 1 सेकंड, ये देखो ये पार्ट ए ऑफ ई वे बिल। जो ई वे बिल मैं आपको दिखाऊंगा कैसे भरते हैं कैसे बनाते हैं सब। सिर्फ ऐसे स्क्रीन देखो, पार्ट ए ऑफ ई वे बिल ये क्या है? जो भी आपका इनवॉइस का पार्ट है ना वही पूरा। मैं बताऊंगा किसका से बिल फ्रॉम, मतलब किसने बिल बनाया, बिल टू किसको आप माल बेच रहे हो, गुड्स बेच रहे हो, वो क्या प्रोडक्ट है, वही सारी चीजें यहाँ पे पार्ट ए में आती है। ओके, एंड पार्ट देखो अगेंस्ट वन। अब इसका एक चीज सुनो, इसका एक चीज सुनो, बहुत इंपॉर्टेंट। एक इनवॉइस के सामने आप, सॉरी, एक ई वे बिल एक इनवॉइस के सामने या एक डिलीवरी चालान या एक बिल ऑफ सप्लाई के सामने ही बन सकता है, और इनवॉइस आप एक ही बिल बना सकते हो। वापस बोल रहा हूँ, एक इनवॉइस के सामने आप एक ही ई वे बिल बना सकते हो, मल्टीपल ई वे बिल नहीं बना सकते अगेंस्ट वन सिंगल इनवॉइस, नहीं बना सकते। ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। पार्ट ए अगर ई वे बिल का बन गया तो उसके बाद वो चेंज नहीं हो सकता, मॉडिफाई नहीं हो सकता, कैंसिल, सॉरी, अमेंड नहीं हो सकता। ई वे बिल का पार्ट ए एक बार आपने भर दिया तो वो अमेंड मॉडिफाई चेंज कुछ नहीं होगा। ये आपका पार्ट बी है। पार्ट बी में क्या होता है कि आप व्हीकल डिटेल्स, कि ट्रक में माल जा रहा है, रेलवे से जा रहा है, एयरक्राफ्ट से जा रहा है, वेसल से जा रहा है, कैसे जा रहा है, वो पार्ट बी में दिखता है। ओके, तो पार्ट ए में जो आपका इनवॉइस है कि कौन सा गुड्स है, कहाँ जा रहा है, वो दिखता है। पार्ट बी में व्हाट इज द मोड, कैसे जा रहा है, वो दिखता है। पार्ट बी ऑफ एन ई बिल। समझ गया? ये पार्ट ए एंड पार्ट बी ऑफ ई वे बिल है। अब देखो पार्ट बी में क्या कंटेन करते हैं, जो हमने अभी देखा, व्हीकल नंबर, कौन सा व्हीकल जा रहा है, एंड मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट जा रहा है।
पार्ट बी ऑफ ई वे बिल आप जितनी भी चाहो उतनी बार अमेंड कर सकते हो, इनफाइनाइट, कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं। पार्ट ए एक भी बार नहीं कर सकते, पार्ट बी आप जितनी बार चाहो उतनी बार अमेंड कर सकते, जितनी बार चाहो उतनी बार अमेंड कर सकते। ठीक है, तो ई वे बिल पार्ट ए एक बार बन गया तो बन गया, कुछ नहीं कर सकते, चेंज नहीं कर सकते। हाँ, पार्ट बी आप जितनी भी बार चाहो उसको चेंज मॉडिफाई कर सकते। क्या, लेकिन एक बार ई वे बिल बन गया तो एक इनवॉइस के सामने एक ही ई वे बिल अलाउड है, मल्टीपल नहीं बना सकते। इसका रेलेवेंस धीरे धीरे आएगा, अभी के लिए सिर्फ सुनो। अब हाउ टू प्रिपेयर, ये देखो कैसे बनता है। पूरी मैंने एक वीडियो लिया है कैसे बनता है ई वे बिल, काफी लोगों ने बनाया होगा। ये बनता है ई वे बिल। देखो, आपको ई वे बिल की वेबसाइट पे जाना है, यहाँ पे जनरेट न्यू पे क्लिक करना है। ये आपका कौन सा इनवॉइस नंबर है वो डाल दीजिए। ठीक है, कौन सा इनवॉइस नंबर है वो डालिए। फिर कौन है सप्लायर, कौन है बायर, बायर का जीएसटी नंबर डाल दीजिए। जैसे अमित पेट्रोलियम है, उसको मैं बेच रहा हूँ तो वो डाल दो सारी डिटेल्स। फिर क्या प्रोडक्ट मैं उनको सेल कर रहा हूँ, जैसे केमिकल प्रोडक्ट बेच रहा हूँ पॉल्यूम, ओके, एचएसएन कोड, कितनी क्वांटिटी बेची वो भी डालनी है। पूरा इनवॉइस ही, पूरा इनवॉइस यहाँ पे आपको प्रिंट करना है। कितना वैल्यू है, टैक्सेबल वैल्यू, क्या जीएसटी रेट है, 12%, 18, 28, कौन सा है वो डालिए। सीजीएसजी है कि आईजी है वो आ जाएगा अपने यहाँ। करेक्ट, देखो यहाँ पे सी और एस, तो ये आपका पार्ट ए हो गया, ये आपका पार्ट ए हो गया। ठीक है, अब ये है पार्ट बी। पार्ट बी में आपको व्हीकल डिटेल्स एंड ट्रांसपोर्टर की डिटेल्स है। सपोज मैंने एबीसी से ट्रांसपोर्ट कर रहा है तो ये एबीसी ट्रांसपोर्टर का नाम आएगा। कैसे कर रहा हूँ, रोड से, रेल से, एयर से कि शिप से, कैसे कर रहा हूँ वो एक आ जाएगा। फिर व्हीकल नंबर, अगर रोड से कर रहा हूँ, रेल से कर रहा हूँ, एयर से कर रहा हूँ तो व्हीकल नंबर और सारी चीजें लिख दी। तो ये है पार्ट ए एंड पार्ट बी ऑफ। ओके, ये आपका बेसिक डिटेल्स आपको यहाँ पे अपलोड कर। ठीक है, देखो अभी बहुत सारी चीजें इसकी केस स्टडीज एंड एफएक्यू देखते हैं। केस स्टडी देखो, पहला, सपोज मैं सप्लायर हूँ, आप लोग सब रिसिपिएंट हो। मैंने गुड सप्लाई के नेट वैल्यू 50,000, जीएसटी 28%, टोटल इनवॉइस वैल्यू है 57,600। मेरा क्वेरी आप लोगों से है, क्या मुझे ई वे बिल बनाना पड़ेगा? क्यों पूछ रहा हूँ, क्योंकि जीएसटी छोड़ के जो वैल्यू है वो है 45,000 बिलो 50, लेकिन इनवॉइस वैल्यू है 57,600। तो क्या बनाना पड़ेगा कि नहीं बनाना पड़ेगा? तो आंसर देखिए, एज पर रूल 138, ई-वे बिल is required if consignment value is greater than 50। अब कंसाइनमेंट वैल्यू मतलब क्या? कंसाइनमेंट वैल्यू मतलब इनवॉइस वैल्यू इंक्लूडिंग जीएसटी। कंसाइनमेंट वैल्यू मतलब इनवॉइस जीएसटी मिला की वैल्यू। सिंस कंसाइनमेंट वैल्यू 57,600 है, 50,000 से ऊपर है, यहाँ पे ई वे बिल रिक्वायर्ड, यहाँ पे ई वे बिल रिक्वायर्ड। इज इट ओके? यहाँ पे ई वे बिल रिक्वायर्ड होगा। तो भले ही नेट वैल्यू 50,000 से नीचे है, सिंस ग्रॉस वैल्यू 50 से ऊपर है, आपको ई वे बिल की जरूरत है। नेक्स्ट केस स्टडी, ये नहीं, आपको जो इंटर में एप्लीकेबल है वही मैं करवा रहा हूँ। ये देखो, अब मैं गुड्स किससे सप्लाई कर रहा हूँ, ये देखो, केस स्टडी, सप्लाई गुड्स थ्रू रेलवेज, एयरवेज और वेसल। देखो अभी तक तो हम रोड से ट्रांसपोर्ट करते हैं, अगर रेलवे से कर रहे हैं, एयरक्राफ्ट से कर रहे हैं, ये देखो एयरक्राफ्ट से भी गुड्स ट्रांसपोर्ट होते हैं, वेसल से कर रहे हैं वो तो हमने देख ही लिया, और ट्रक है या रेलवे से कर रहे हैं, तो कैसे करना है वो आप स्टडी करते हैं। ये देखो केस स्टडी, सपोज मैं सप्लायर हूँ, आप लोग सब बायर बन जाओ। मैंने आपको 10,50,000 की गुड्स सप्लाई की थ्रू रेलवेज, एयरवेज एंड वेसल। अरे यार, अब ये सुनो, फॉर सप्लाई ऑफ गुड्स थ्रू रेलवे, एयरवेज, देयर आर नो व्हीकल नंबर। रेलवे का कोई रेलवे नंबर देखा है? एयरक्राफ्ट का क्या, पीछे एयरक्राफ्ट के पीछे भागो कि नंबर क्या है? तो हाउ विल आई राइट, मैं पार्ट बी भरूं कैसे? पार्ट बी में व्हीकल डिटेल्स डालनी मैंडेटरी, तो अब मैं भरूं कैसे पार्ट बी? व्हीकल नंबर तो है नहीं। आप समझे क्वेरी? तो कोई सॉल्यूशन है, कोई बता सकते हैं क्या करना पड़ेगा? कोई मुझे बता सकता है क्या करना पड़ेगा? कोई व्हीकल नंबर नहीं,
कोई ट्राई करेगा, किसने किया है? कोई बताना चाहेगा? ठीक है, चलो छोड़ो, सोते रहो। फॉर सप्लाई ऑफ गुड्स थ्रू रेलवेज, एयरवेज, वेसल, देयर इज व्हीकल रिसीट नंबर। क्या होता है? व्हीकल रिसीट नंबर होता है, कोई व्हीकल नंबर नहीं, रेलवे का कोई पीछे नंबर नहीं लिखा है, एयरवे वैसे किसी का नहीं। हाँ, बट अगर आपको गुड्स ट्रांसपोर्ट करने तो वो लोग एक रिसीट दे, वो रिसीट नंबर लिखते हैं, रेलवे रिसीट, एयरवे बिल नंबर और बिल ऑफ लीडिंग। अगर आप वेसल से कर रहे हो तो बिल ऑफ लीडिंग का नंबर लिखना पड़ेगा। तो अगर मुझे गुड्स ट्रांसपोर्ट करना है ऑन द बेसिस ऑफ रेलवे रिसीट नंबर, मुझे पार्ट बी अपडेट करना पड़ेगा। समझे? तो ये रहता है। तो ये देखो यहाँ पे मैं दिखाता हूँ कैसे रहता है। ये पार्ट ए है आपका। पार्ट बी में रोड है तो सिंपल है, रोड में तो कोई प्रॉब्लम नहीं। सपोज रेल है तो देखो यहाँ पे आर नंबर, रेलवे रिसीट नंबर हो गया, वो आप लिख सकते हो। एयर है तो एयरवे बिल नंबर लिख सकते हो। शिप है तो बिल ऑफ लीडिंग का नंबर लिख सकते हो। ठीक है, तो ये कुछ इस तरीके से होता है। ओके, अब आता है नेक्स्ट पॉइंट, चेंज इन पार्ट बी ऑफ एन ई वे। ये सुनो, चेंज इन व्हीकल ट्रांसपोर्टिंग गुड्स। ये क्या हुआ था वो सुनो। सपोज मैं गुड्स ट्रांसपोर्ट कर रहा हूँ 11,80,000 तो ट्रक ए, ये मैंने ई वे बिल भी बनाया, कोई चीटिंग का इरादा नहीं था, लेकिन क्या हुआ, ट्रक ए जाते जाते एक्सीडेंट हो गया। ट्रक ए का एक्सीडेंट, अब एक्सीडेंट हो गया तो फिर कैसे लेके जाऊं उसमें? हैंस गुड्स को ट्रांसशिप किया फ्रॉम ट्रक ए टू ट्रक बी। गुड्स को ट्रांसशिप किया फ्रॉम ट्रक ए टू ट्रक बी, एक ट्रक से दूसरी जगह ट्रांसशिप। अब बाद में ट्रक भी लेके गया है गुड्स को, करेक्ट है? तो मेरा आप लोगों से क्वेरी क्या है कि यार मैंने क्या किया था, क्या मुझे नया ई वे बिल बनाना पड़ेगा? क्योंकि जो मैंने ई वे बिल बनाया था उसमें मैंने ट्रक ए की डिटेल्स दी, लेकिन जो माल पहुंचा रहा है वो ट्रक बी पहुंचा रहा है, तो क्या मुझे नया ई वे बिल बनाना पड़ेगा? क्योंकि गुड्स को तो ट्रांसशिप किया है ट्रक ए से बी। तो क्या करना पड़ेगा, नया ई वे बिल बनाओ कि कोई ऑप्शन है? ये देखो, सिंपल सोल्यूशन है। अगर व्हीकल डिटेल्स, मैंने आपको पहले भी बताया था वो डेमो, कि पार्ट ए चेंज नहीं हो सकता, लेकिन पार्ट बी आप कितनी भी बार चेंज कर सकते हैं। सो सप्लायर कितनी भी बार चाहे तो पार्ट बी अमेंड कर सकता है। सप्लायर इज नॉट रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर न्यू ई, कोई नया नहीं करना पड़ेगा, सिर्फ आपको पार्ट बी चेंज करना पड़ेगा। देखो कैसे करते वो भी बता देता हूँ। ये देखो यहाँ पे अपडेट पार्ट बी करके एक ऑप्शन है, ठीक है? जो व्हीकल, यहाँ पे देख लो आपका कौन सा ई वे बिल नंबर था, ये वाला ई वे बिल नंबर था ना, ये आप यहाँ पे पेस्ट कर दो, करेक्ट है? अब जो व्हीकल नंबर था ट्रक ए का वो आ जाएगा, वो आप डिलीट कर दो। अब ट्रक बी का नंबर लिखो, यहाँ पे आप ट्रक बी का नंबर लिख सकते हो, कहाँ से चेंज किया वो लिख सकते हो, एंड रीजन लिख लो, क्यों चेंज कर रहे हो, क्यों चेंज कर रहे हो। ये देखो, ब्रेकडाउन हुआ, एक्सीडेंट हुआ, ट्रांसशिपमेंट हुआ, क्या हुआ वो रीजन लिख के यहाँ पे आप सबमिट कर सकते हो। सो ये आप जितनी भी बार चाहो गवर्नमेंट अलाउ कर, जितनी भी बार चाहो आप चेंज कर सकते हो पार्ट। ओके, तो ये इस तरीके से वर्क करते हैं। आप पार्ट भी चाहो तो चेंज कर सकते हो। अब नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। ये देखो, 1 सेकेंड। अब आता है एग्जम्पशन इन जनरेशन ऑफ ई वे। ये एग्जाम में आता है ना, एग्जम्पशन इन जनरेशन ऑफ ई वे। सपोज आई एम अ सप्लायर, मैंने गुड्स सप्लाई किया 1 लाख प्लस 5% जीएसटी। अब मैं मैनुअल ट्रांसपोर्ट कर रहा हूँ, मतलब या बैलगाड़ी से कर रहा हूँ या हॉर्स से कर रहा हूँ, कोई ट्रक रेलवे कुछ भी नहीं वापर रहा हूँ, तो क्या मुझे ई वे बिल बनाना पड़ेगा? वेदर आई एम रिक्वायर अभी फॉर नॉन मोटर, अभी हॉर्स का कोई नंबर रहता है, काऊ का कोई नंबर रहता है, कोई रिसीप्ट देते बोलो, कुछ नहीं रहता है, राइट? फिर तो मैं कैसे ई वे बिल बनाऊं? देयर आर नो व्हीकल नंबर इन दिस केस, देयर आर नो रिसीट नंबर। तो कैसे करना है? तो सुनो, गवर्नमेंट ने क्या कहा है,
कि अगर हम गुड सप्लाई कर रहे हैं थ्रू नॉन मोटराइज्ड कन्वेयंस, मतलब मैनुअल कर रहे हो, चल के लेके दे रहे हो, एनिमल्स पे कर रहे हो, वैसा नॉन मोटराइज्ड कन्वेयंस, जनरेशन ऑफ ई वे बिल इज एक्सेप्ट। ई वे बिल बनाने की जरूरत नहीं, ई वे बिल बनाने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं। चलो एक तो रहम क्या उन्होंने हम पे की जरूरत नहीं है। दूसरा एग्जाम्पशन, सपोज मैंने गुड्स लोड किए एंड मैं कहा जा रहा हूँ, मैन्युफैक्चरर्स होते हैं ना बड़े बड़े, वो लोग को वेमेंट ब्रिज पे जाना पड़ता है कि अपने ट्रक को ये ब्रिज पे लेके जाना पड़ता है एंड वहां पे व्हीकल का वेट करवाना पड़ता है कि कोई लिमिट से ज्यादा तो नहीं हो रहा। तो इसको बोलते हैं वेमेंट ब्रिज। ये मैन्युफैक्चरर्स एंड उनकी ज्यादा होता है वेमेंट ब्रिज। सर्टेन लिमिट तक ही कोई ट्रक वेट कैरी कर सकते, उसके ऊपर गया तो वो अलाउड नहीं, तो वो वेमेंट ब्रिज पे होता है। तो अगर मैं खाली अपने फैक्ट्री से वेमेंट ब्रिज तक गया तो क्या मुझे ई वे बिल बनाना पड़ेगा? एज गुड्स को मैंने बेचा थोड़ी, ये तो खाली वेट करवाने गया, वजन करवाने। फैक्ट में क्या लिखा? गवर्नमेंट कहता है कि अगर मैं गुड्स को मूव कर रहा हूँ फ्रॉम द प्लेस ऑफ बिजनेस ऑफ द कंसाइनर टू द वे ब्रिज अप टू द डिस्टेंस ऑफ 20 किलोमीटर, डिस्टेंस खाली 20 किलोमीटर है, तो वो एग्जम्प्ट है। मतलब मैं अपने गोडाउन से पेमेंट ब्रिज जा रहा हूँ, डिस्टेंस खाली 20 किलोमीटर तक का है तो एग्जम्प्ट। हाँ, लेकिन डिस्टेंस 20 किलोमीटर से ऊपर है तो ई वे बिल बनाना पड़ेगा डिलीवरी चलान के बेस पे। तो फिर आपको ई वे बिल बनाना पड़ेगा डिलीवरी चलान तो बनाना, समझे आप लोग? तो अगर आप गुड्स को मूव करते हो फ्रॉम द प्लेस ऑफ बिजनेस, आपके बिजनेस के प्लेस से पेमेंट ब्रिज तक, तो जीएसटी कहता है वो ई वे। कब? अगर डिस्टेंस 20 किलोमीटर तक का है तो। प्लीज एग्जम्पशन याद रखो, यही आने वाला है, इसलिए मैं बोल रहा हूँ। नेक्स्ट पॉइंट, सपोज मैं गुड्स सप्लाई कर रहा हूँ, ये वाले, ये देखो, ये कौन से गुड्स है? आर्मी के गुड्स है। ओके, अब ये तो सारे हिडन होते हैं, सारी डिटेल्स तो हम दे नहीं सकते, राइट? तो आर्मी, इंडियन एयरफोर्स या नेवी के अगर गुड्स मूव कर रहे हो तो वो तो हिडन होते हैं ना यार, बराबर है? फिर ये कुछ गुड्स मैं खाली लोड कर रहा हूँ, तो ये देखो अभी, तो यहाँ पे मैं फॉलोइंग गुड सप्लाई कर रहा हूँ, डिफेंस मटेरियल, एम्प्टी कार्गो कंटेनर या नॉन जीएसटी सप्लाई, यानी पेट्रोल डीजल मूव कर रहा हूँ। क्या मूव कर रहा हूँ? डिफेंस मटेरियल मूव किया, एम्प्टी खाली कार्गो है, खाली अंदर कुछ नहीं, या फिर मैं पेट्रोल डीजल को मूव कर रहा हूँ, शेड्यूल 3 में आता है। तो गवर्नमेंट क्या कहता है, हाउ टू जनरेट? तो गवर्नमेंट ने वही कहा, अगर हम डिफेंस मटेरियल दे रहे हैं तो डिफेंस का इंफॉर्मेशन लीक नहीं कर सकते पोर्टल पे, वरना वो पाकिस्तान एंड चाइना वहां से डिफेंस का ले लेगा डिटेल, राइट? तो ई वे बिल एग्जम्प्ट होता है फॉर मूवमेंट ऑफ डिफेंस मटेरियल। अगर हम एम्प्टी कार्गो कंटेनर मूव कर रहे हैं तो कोई मटेरियल ही नहीं है अंदर, गुड्स भी नहीं है अंदर, खाली है, खाली। तो खाली का क्या करोगे? तो उसके लिए भी एग्जम्प्ट। एंड पेट्रोल डीजल होता है ना सर, इस पे नॉन जीएसटी, पेट्रोल डीजल पे आज भी एक्साइज एंड वैल्यू एडेड टैक्स, पुराने टैक्सेस लगते, जीएसटी थोड़ी लगता है, तो इस पे भी ई वे बिल को माफ। ओके, इसलिए इन सब पे ई वे बिल माफ है, कुछ भी जरूरत नहीं। तो ये देखो, ये सारे चीज माफ किए हुए। ये एक और एग्जाम्पशन सुनो, देखो, तो अब तक का सुनो, पहले अगर हम गुड्स को मूवमेंट करते थ्रू नॉन मोटराइज्ड कन्वेयंस तो एग्जाम, अगर हमने नॉन जीएसटी सप्लाई वाले किए तो एग्जाम, बराबर है? एम्प्टी कार्गो कंटेनर वाले कर रहे तो एग्जाम है, डिफेंस मटेरियल्स मूव कर रहे तो ई वे बिल नहीं बनाना, वे ब्रिज अप टू 20 किलोमीटर गए तो जरूरत नहीं है। ये मैं समझाता हूँ ट्रांजिट कार्गो क्या होता है बाद में। एंड अगर सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट गुड्स को मूवमेंट कर रहा है बाय रेल तो वो थोड़ी ई वे बिल बनाने वाले, गवर्नमेंट ई वे बिल बनाएगा नहीं ना। तो अगर सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट गुड्स को मूव कर रहे बाय रेल तो भी ई वे बिल की जरूरत नहीं, ठीक है? तो ये सारे एग्जम्पशंस हैं। अब आता है नेक्स्ट पॉइंट, ई वे बिल फॉर इंपोर्ट और एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स। ये देखो, अब सबसे ये भी एक एग्जम्पशन है, इसके बारे में थोड़ा स्टडी करते हैं। जस्ट वन सेकेंड।
ई वे बिल फॉर इंपोर्ट और एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स, इसके बारे में करते हैं। ये देखो, जस्ट वन सेकेंड, मैं इसको म्यूट कर रहा हूँ। हाँ, ये देखो, ये होता है कि जब मुझे गुड्स को इंपोर्ट या एक्सपोर्ट करना है तो कैसे वर्क करता है। ये देखो, जब भी आप इंपोर्ट करते हो एक्सपोर्ट करते हो तो गुड्स पोर्ट पे आते हैं, करेक्ट है। फिर वो पोर्ट से आप लोग अपने कैरी करते हो, वैसा होता है। स्ट्रेट अवे आप लोग अपने गोडाउन में नहीं ले सकते। मैंने यूएसए से खरीदा तो पहले यहाँ आता है, फिर कस्टम ड्यूटी आईजीएसटी सब पे करना पड़ता है, फिर जाके हमें माल मिलता है। तो इसमें भी काफी सारे एक्सेम्पशंस है जो हमें स्टडी करनी है। तो ये देखो, सपोज ये गुड्स मैंने मंगाए यूएसए से। अब यूएसए वालों ने ये गुड्स को वेसल में लोड किया एंड वेसल से ये गुड्स कहाँ पहुंचते, इंडिया के कस्टम पोर्ट पे आते। वेसल से गुड्स कहाँ है, इंडिया के कस्टम पोर्ट पे आते, राइट। तो ये देखो, वन सेकेंड मैं बताता हूँ। ये गुड्स कहाँ है, वेसल के इंडिया के कस्टम पोर्ट पे आते। स्ट्रेट अवे मेरे गोडाउन में या कहीं नहीं, तो इंडिया के कस्टम पोर्ट पे आए हैं। तो यहाँ पे क्या लिखा, इंडिया के कस्टम पोर्ट के आने के बाद काफी बार इस गुड्स को मूव किया जाता है इनलैंड कंटेनर डेपो। कहाँ मूव किया जाता है, इनलैंड कंटेनर डेपो पे मूव किया जाता है, आईसीडी कहा जाता है। ये जो कस्टम्स के सेक्शन में शेयर करूंगा ना, उसमें भी आएगा। अब यहाँ पे कुछ लिखा है, ये देखो आईसीडी, ये आईसीडी ये है इनलैंड। आपने काफी मूवीज में देखा होगा, ये यहाँ पे टेम्पररी गुड्स को रखा जाता है, इनलैंड कंटेनर डेपो। ओके, फिर थर्ड काफी बार होता है, इनलैंड कंटेनर डेपो से ये गुड्स को कुछ दिन के लिए शिफ्ट किया जाता है वेयर हाउस, कस्टम बॉन्डेड वेयर हाउस, कस्टम ऑफिस का ही वेयर हाउस। तो इस गुड्स को मूव किया जाता है कस्टम्स के वेयर हाउस। फिर कस्टम्स के वेयर हाउस से या पोर्ट से, आईसीडी से मैं जाके बिल ऑफ एंट्री फाइल करता हूँ, गुड्स कलेक्ट करता हूँ एंड बाद में इस गुड्स को वापस लेके जाता हूँ। ये प्रोसीजर होता है। जब भी आप इंपोर्ट करते हो तो ऐसा प्रोसीजर होता है, ठीक है। तो पहले गुड्स आते हैं पोर्ट पे, आप चाहो तो आईसीडी में शिफ्ट कर सकते हो, वेयर हाउस से शिफ्ट कर सकते हो एंड बाद में बिल ऑफ एंट्री फाइल करके उस गुड्स को कलेक्ट कर सकते हो। अब यहाँ पे भी कुछ एग्जम्पशन है, वो स्टडी करना। सपोज मैं इंपोर्टर हूँ, मैंने ऑर्डर दिया है गुड्स का 10 लाख रुपीस का यूएसए में, उसको वेसल में लोड किया एंड वेसल आ गया कस्टम पोर्ट, वेसल आ गया कस्टम पोर्ट पे आ चुका है, ठीक है। अब आता है क्वेरी, इस यूएसए सप्लाई रिक्वायर्ड टू मेक ई वे बिल फॉर सप्लाई ऑफ गुड्स एट कस्टम पोर्ट। क्या क्वेरी पूछ रहा हूँ कि ये जो यूएसए वालों ने गुड्स इंडिया में भेजे, क्या यूएसए वाला ई वे बिल बनाएगा? ये मेरा फर्स्ट क्वेश्चन। क्या यूएसए वाला ई वे बिल बनाएगा? सेकंड क्वेश्चन देखो, अब इस गुड्स को मूव किया गया आईसीडी में, इनलैंड कंटेनर। तो जो गुड्स कस्टम पोर्ट और ये आईसीडी भी कौन मेंटेन करता है, कस्टम वाले। तो क्या जब कस्टम वाले गुड्स को कस्टम पोर्ट से आईसीडी मूव करते हैं तो क्या ई वे बिल बनाना पड़ेगा? फिर कस्टम वाले ही इस गुड्स को मूव करते हैं फ्रॉम इनलैंड कंटेनर डेपो टू कस्टम बॉन्डेड वेयर, तो ये भी कस्टम वाले ही तो कर रहे हैं, तो क्या उनको ई वे बिल बनाना पड़ेगा? ये तीन क्वेरी पूछ। एंड फाइनल क्वेरी ये पूछ रहा हूँ कि जब इंपोर्टर इन तीन जगह से गुड्स को कलेक्ट करके लेके जाएगा अपने गोडाउन या वेयर हाउस में, तो क्या उस इंपोर्टर को ई वे बिल बनाना पड़ेगा? तो ये चार चीजें, ये चार चीजें, तो ये स्टडी करो वन बाय वन। पहला, यूएसए वाला गुड्स इंडिया में भेज रहा है तो यूएसए वाला थोड़ी इंडिया का जीएसटी फॉलो करेगा, राइट। यूएसए वाला थोड़ी इंडिया का जीएसटी फॉलो करने वाला है। तो जो गुड्स यूएसए से इंडिया आए हैं तो यूएसए वाला ई वे बिल नहीं बनाने वाला। तो जब भी आप ई वे बिल, यहाँ तक तो एग्जाम, यहाँ तक तो एग्जाम, ठीक है। सेकंड, जो गुड्स कस्टम पोर्ट से आईसीडी में मूव कर रहा है ये तो कस्टम वाले ही कर रहे हैं, यहाँ तो चीटिंग हो ही नहीं सकती, तो यहाँ भी ई वे बिल एग्जाम। तो थर्ड, इनलैंड कंटेनर डेपो से जो कस्टम बॉन्डेड वेयर हाउस में जा रहा है ये भी कौन कर रहा है, कस्टम वाले कर रहे हैं, चीटिंग की पॉसिबिलिटी नहीं ना, कस्टम यानी गवर्नमेंट, यहाँ भी ई वे बिल एग्जाम। ओके, लेकिन जब मैं इंपोर्टर इस गुड्स को फाइनली कलेक्ट करता है, जब
एक्सपोर्टर गुड्स फाइनली कलेक्ट करता है फ्रॉम कस्टम बॉन्डेड वेयरहाउस या पोर्ट या कहीं से भी, उसको ई वे बिल बनाना पड़ेगा। तो जब मैं अपने ट्रक बेचता हूँ, मैं जब गुड्स कलेक्ट करता हूँ, मैं जब इस ट्रक को वापस लाता हूँ, इतने डिस्टेंस का मुझे ई वे बिल बनाना पड़ेगा। ऐसा लिखना, समझे? तो ये इस तरीके से वर्क करता है। वापस बोलता हूँ कि ये गुड जब मैं अपने ट्रक बेचता हूँ, चाहे पोर्ट पे, आईसीडी पे, वेयरहाउस पे, ठीक है, जब मैं वहां से गुड्स कलेक्ट करता हूँ एंड जब मैं इस गुड्स को वापस लाता हूँ, इतने डिस्टेंस का मुझे ई वे बिल बनाना पड़ेगा, बाकी जरूरत। तो ये देखो, जब भी मैं जनरेट न्यू पे क्लिक करता हूँ, अब मैं ला रहा हूँ तो इनवर्ड आएगा, इनवर्ड। ठीक है, यहाँ पे एक ऑप्शन है इंपोर्ट। ठीक है, इंपोर्ट आप लोग क्लिक करो, देखो इंपोर्ट में आ गया। बिल फ्रॉम में मतलब वो तो आउटसाइड इंडिया वाला है, अदर कंट्रीज, इसलिए यूआरपी आ गया, अनरजिस्टर्ड पर्सन, यूआरपी। कौन से प्रोडक्ट ला रहे हो, कौन सा प्रोडक्ट इंपोर्ट किया वो देना, और आपने शायद शिप से किया होगा, कैसे किया होगा वो देना। आपको डिस्टेंस कौन सा लेना है, जो ये कलेक्ट किया पोर्ट से वापस लाए उतने तक का डिस्टेंस, वो यहाँ पे डिस्टेंस लिखना। ये आपको समझा है कि बाउंसर गया, प्लीज बताइए, ये बहुत इंपॉर्टेंट था क्योंकि एग्जाम में आ सकता है। प्लीज बताना कि ये समझा है, वरना मैं तो स्पीड में जाऊंगा, ऐसा मजा नहीं आ रहा मुझे बिल्कुल। समझा है सर? समझा सर, यस सर। अब ये था इंपोर्ट का। ऑन द सेम पैरेलल लाइन समझाएंगे एक्सपोर्ट। एक्सपोर्ट में भी वैसा ही होता है। अगर मुझे गुड्स एक्सपोर्ट करना है से यूनाइटेड किंगडम में, तो क्या मैं यूके तक जाकर उसको देकर आता हूँ? नहीं, ऐसा नहीं होता। जब भी मुझे एक्सपोर्ट करना है, मैं क्या करूंगा, मैं अपने गोडाउन से ट्रक रिमूव करूंगा एंड मैं यहाँ पे छोड़ के आऊँ, वेयर हाउस में, आईसीडी में, पोर्ट पे, कहीं भी इस गुड्स को छोड़ के आऊँ। ठीक है, ऐसे होता है। फिर सपोज मैंने इसको वेयर हाउस में छोड़ दिया, कस्टम्स के वेयर हाउस में छोड़ दिया, अब इस गुड्स को लोड किया एंड कस्टम वाले ही इसको मूव करते हैं इनलैंड कंटेनर डेपो। कस्टम जरूरत पड़ी तो इनलैंड कंटेनर डेपो से कहा जाते हैं ये गुड्स? कस्टम पोर्ट। ये सब कस्टम वाले करते, मुझे कुछ नहीं करना। एंड फिर पोर्ट से ये गुड्स फाइनली डिलीवर होते कहाँ पे? जहाँ पे भी मुझे डिलीवरी करनी। तो ये सारा काम गवर्नमेंट एंड कस्टम ऑफिस करता है। मेरा काम है खाली वहां तक माल पहुंचा देना, बस ऐसा होता है। समझे? तो ई वे बिल एक्सपोर्ट में कैसे होता है वो सुनो। सपोज मैं एक्सपोर्टर, तो ई वे बिल शैल बी रिक्वायर्ड ओनली फॉर द गुड्स मूव्ड बाय एक्सपोर्टर फ्रॉम इट्स प्लेस ऑफ बिजनेस टू द कस्टम पोर्ट आईसीडी कस्टम बॉन्डेड वेयरहाउस। मतलब मैं समझाता हूँ कि मैं जो अपने गोडाउन से इस गुड्स को भेजता हूँ, कहाँ पे? पोर्ट पे, आईसीडी पे या वेयरहाउस, बस उतने तक का ई वे बिल बनाओ। वापस मैं जो अपने ट्रक से, गोडाउन से माल को लोड करता हूँ एंड गुड्स की डिलीवरी करता हूँ पोर्ट तक, आईसीडी तक या वेयरहाउस तक, बस उतने का ई वे बिल बने। बाकी जो वेयरहाउस से आईसीडी में जाए, ई वे बिल की जरूरत नहीं, क्योंकि वो कस्टम वाले करते हैं। आईसीडी से पोर्ट पे जा रहा है, ये भी कौन कर रहा है? कस्टम ऑफिस कर रहा है, यहाँ भी ई वे बिल की जरूरत नहीं। एंड पोर्ट से जो फाइनली बायर तक जा रहा है, वो तो आउटसाइड इंडिया हो गया ना, तो यहाँ भी ई वे बिल की जरूरत। तो ये मेरा इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट का था। एक्सपोर्ट करने हैं तो जनरेट मोड पे क्लिक करना है, आउटवर्ड बाहर जा रहा है ना, एंड आपको यहाँ पे एक्सपोर्ट सिलेक्ट करना है। देखो एक्सपोर्ट, ठीक है, आप लोग एक्सपोर्ट सिलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे यूआरपी आएगा क्योंकि बायर तो अनरजिस्टर्ड होगा, अदर कंट्री एक्सपोर्ट। ओके, सो ये इस तरीके से वर्क करता है ई वे बिल फॉर एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स। ओके, और एक ये भी एक अच्छा कॉन्सेप्ट है, ई वे बिल फॉर बिल्ड टू शिप टू सप्लाई। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। अगर आप लोग कुछ भी और कर रहे हो तो साइड में रख दो, वरना ये नहीं समझेगा, और ये मैं रिपीट भी नहीं करूंगा, पहले ही बोल, ये बहुत बड़ा पॉइंट है। 10-15 मिनट्स नॉन स्टॉप अटेंशन करना। ई वे बिल फॉर बिल्ड टू शिप टू सप्लाई। एग्जाम्पल मैं देता हूँ। सपोज मिस्टर अदानी जी है महाराष्ट्र में, इन्होंने ऑर्डर ऑफ गुड्स दिया फॉर 10 लाख रतन टाटा दिल्ली। ठीक है, रतन टाटा दिल्ली पे ऑर्डर ऑफ गुड्स। अब
रतन टाटा जी के पास गुड्स नहीं थे उसमें, तो इन्होंने क्या किया, गुड्स खरीदे किन से, 8 लाख के फ्रॉम मिस्टर मुकेश अंबानी। ये ऐसे हुआ। तो होने क्या वाला है, मिस्टर मुकेश अंबानी देते थे किसको, रतन टाटा को, एंड देन गुड्स इस रतन टाटा जी देते अदानी जी, राइट। तो मुकेश अंबानी जी ने किसको दिए, रतन टाटा को, मुकेश अंबानी जी ने इनवॉइस दिया। ये देखो, तो यहाँ पे मिस्टर मुकेश अंबानी जी पहला ई-वे बिल बनाते ऑन द बेसिस ऑफ फर्स्ट टैक्स इनवॉइस ऑफ 8 लाख। जो 8 लाख का इनवॉइस रेज किया उसके बेस पे मुकेश अंबानी पहला ई-वे बिल बना। डू यू एग्री और नॉट? यस। फिर सेकंड, रतन टाटा जी अब इस गुड्स को डिलीवरी देंगे कहाँ पे, अदानी जी को। वो एक इनवॉइस रेज करेंगे 10 लाख। तो अब रतन टाटा सर दूसरा ई-वे बिल बनाएंगे सेकंड टैक्स इनवॉइस के बेस पे 10 लाख रुपए पे। तो ये ऐसे दो ई-वे बिल बनने वाले, ऐसे दो ई-वे बिल बनेंगे, एक नहीं दो ई-वे बिल बनेंगे। ओके, लेकिन हुआ क्या, वो ये होने वाला था, दो ई-वे बिल बनने वाले, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। हुआ क्या, वो कि उन्होंने ऑर्डर दिया अदानी ने रतन टाटा जी को। रतन टाटा जी दिल्ली के हैं, उन्होंने ऑर्डर दिया मिस्टर मुकेश अंबानी 8 लाख को। अब मिस्टर मुकेश अंबानी भी महाराष्ट्र के, अदानी भी महाराष्ट्र के। तो ये क्या बोल रहे हैं रतन टाटा जी कि अंबानी आप इनवॉइस मुझ पे ही रेस करो, जो 8 लाख का है ना वो इनवॉइस मुझ पे ही रेस करो, लेकिन एंड मैं 10 लाख का करूंगा यहाँ पे, लेकिन गुड्स की डिलीवरी है, गुड्स की डिलीवरी है, लेकिन जो गुड्स की डिलीवरी है वो आप लोग डायरेक्टली दे दो फ्रॉम महाराष्ट्र टू महाराष्ट्र। जो गुड्स की डिलीवरी है वो आप डायरेक्टली दे दो फ्रॉम महाराष्ट्र टू महाराष्ट्र। ठीक है, वापस सुनो क्या हुआ, वापस सुनो। इनवॉइस कैसे होने वाला था, यहाँ पे मिस्टर रतन टाटा जी 8 लाख का खरीद रहे थे, उन्होंने बोला इनवॉइस मेरे नाम पे ही कर 8 लाख का, एंड बाद में ये 10 लाख का इन पे करेंगे। लेकिन जो डिलीवरी है वो मिस्टर अंबानी डायरेक्टली गुड्स किसको दे देंगे, अदानी। तो गुड्स कभी दिल्ली में नहीं, गुड्स कभी भी दिल्ली में नहीं आएंगे। ओके, सो गुड्स क्या होगा, यहाँ पे मिस्टर मुकेश अंबानी इनवॉइस रेस करेंगे रतन टाटा पे, लेकिन डिलीवरी ऑफ द गुड्स होगी फ्रॉम महाराष्ट्र टू महाराष्ट्र। ऐसे होने वाला। So who shall prepare an e-way bill for build to ship to model? कौन बनाएगा इसमें ई-वे बिल, एक बनेंगे, दो बनेंगे, कैसे होगा, क्या मिस्टर मुकेश अंबानी बनाएंगे, क्या मिस्टर रतन टाटा बनाएंगे? ऑल्सो कौन सा इनवॉइस कंसीडर करोगे, 8 लाख वाला कि 10 लाख वाला? बहुत कंफ्यूजन है। क्या करेंगे हम इस केस में, क्या करने वाले हम इस केस में, नहीं समझ रहे हाउ टू प्रिपेयर एन ई-वे बिल। ठीक है, तो ये इसका सॉल्यूशन देखो, ऑप्शन 1 क्या दिया, सप्लायर है महाराष्ट्र का मिस्टर मुकेश अंबानी, ये ऑप्शन 1 है कि वो ई-वे बिल बनाएंगे जो उन्होंने बिल रेस किया है, किसको, रतन टाटा जी को 8 लाख का, उसके बेस पे ई-वे बिल बनाएंगे जिसमें वो लिखेंगे बिल टू, एंड शिप टू में वो लिखेंगे एड्रेस एंड पिन कोड ऑफ अदानी, क्योंकि वो डिलीवरी कहाँ दे रहे हैं, अदानी। डिस्टेंस एंड वैलिडिटी कैलकुलेट होगा ऑन द बेसिस ऑफ पिन कोड ऑफ मिस्टर मुकेश अंबानी एंड पिन कोड ऑफ अदानी। ऐसे ई-वे बिल बनेगा, ऐसे ई-वे बिल बनेगा। ये ऑप्शन 1 है, मैं आपको वीडियो में दिखाऊंगा। इनवॉइस डिटेल्स विल बी ऑफ 8 लाख, इनवॉइस ऑफ 8 लाख जो रेज होगा वो बनेगा। ये देखो कैसे होता है। मिस्टर मुकेश अंबानी क्या करेंगे, इन्होंने जो 8 लाख का इनवॉइस रेज किया है वो इनवॉइस नंबर लिखेंगे, यहाँ पे ट्रांजैक्शन टाइप को बिल टू शिप टू सिलेक्ट करेंगे, बिल टू शिप। फिर उन्होंने बिल किसके नाम पे रेज किया है, रतन टाटा जी, तो यहाँ पे रतन टाटा जी का वो सारी डिटेल्स डालेंगे, जीएसटी नंबर एंड सब कुछ रतन टाटा जी का है। लेकिन जो एड्रेस है, उन्हें डिलीवरी कहाँ दी, उन्होंने अदानी को दी, तो यहाँ पे एड्रेस में वो अदानी की डिटेल्स है, अदानी जी का एड्रेस आएगा, अदानी जी का पिन कोड भी आएगा, अदानी जी का पिन कोड। ओके, एंड बाद में ये डिस्टेंस कैलकुलेट किया। एंड इनवॉइस डिटेल्स कौन सी आएगी, देखो ये इसके बेस पे डिस्टेंस कैलकुलेट किया है। इनवॉइस डिटेल्स कौन सी आएगी, 8 लाख वाली इनवॉइस डिटेल्स।
ये जो 8 लाख वाला मिस्टर अंबानी ने रेस किया ना रतन टाटा जी, वो डिटेल्स आएगी। ठीक है, ये वाली डिटेल्स आने वाली। 1 सेकेंड ना, जस्ट 1 सेकेंड में, एक ही सेकंड में आता हूँ। तो ये इस तरीके से वर्क करने वाला है, होप आपको ये समझा है। लेकिन ऑप्शन 2 भी है, ऑप्शन 2 भी है, मतलब रतन टाटा जी भी इसका ईवे बिल बना सकते। मुकेश अंबानी बोले मैं नहीं बनाऊंगा, आपका माल आप चलो, वो भी ईवे बिल बना सकते। कैसे? वो दिल्ली वाले थे, उन्होंने किनसे खरीदा? मुकेश अंबानी जी से। तो वो लिखेंगे डिस्पैच फ्रॉम एड्रेस एंड पिन कोड, वो डालेंगे मुकेश अंबानी जी को, एंड डिलीवरी कहाँ कर रहे हैं? अदानी जी। तो वो बनाएंगे ऐसे, क्या बनाएंगे वापस देखो, वो करेंगे डिस्पैच फ्रॉम एन एड्रेस एंड पिन कोड, डालेंगे मुकेश अंबानी जी का, एंड डिलीवरी बिल टू शिप टू कहाँ हो रहा है? यहाँ पे अदानी। वो वीडियो दिखाऊंगा तो समझ जाएगा। डिस्टेंस एंड वैलिडिटी कैसे होगी? पिन कोड ऑफ मुकेश अंबानी एंड पिन कोड ऑफ अदानी, एंड सेकंड इनवॉइस की डिटेल आएगी, जो रतन टाटा जी 10 लाख का इनवॉइस रेस कर रहे हैं ना, वो डिटेल है। ये वीडियो देखो तो समझेगा। ये रतन टाटा जी का ईवे बिल है सपोज, तो यहाँ पे बिल फ्रॉम एंड डिस्पैच फ्रॉम आप लोग सिलेक्ट करो, बिल फ्रॉम डिस्पैच फ्रॉम। अब कैसे होगा? उन्होंने डिस्पैच फ्रॉम कहाँ से किया? एड्रेस एंड पिन कोड आप कौन सा लिखोगे? मुकेश अंबानी जी का, एंड बिल टू शिप टू कहाँ किया? यहाँ पे। सो बिल टू शिप टू में यहाँ पे डिस्पैच फ्रॉम में मुकेश अंबानी जी का आ जाएगा, एंड उन्होंने इनवॉइस एंड डिलीवरी कहाँ दी है? अदानी जी को दी है, तो वो आ जाएगा। ओके, एंड ये जो वैलिडिटी है वो अकॉर्डिंगली कैलकुलेट की जाएगी पिन कोड के बेस। ठीक है, तो ये हो जाएगा पिन कोड के बेस पे वैलिडिटी काउंट की जाए, और आप लोग सबमिट कर सकते हो। इज इट ओके? सो ये इस तरीके से वर्क करेगा। बिल्ड टू शिफ्ट मॉडल था जो हमारा यहाँ पे कंप्लीट होता है। दोनों ऑप्शन अवेलेबल है। अब आता है नेक्स्ट पॉइंट, वैलिडिटी ऑफ ई बिल। इसमें एक अमेंडमेंट आया, वो भी मैं आप लोगों से डिस्कस करूंगा। ये देखो, वैलिडिटी ऑफ ई बिल, मतलब ई बिल सपोज मैंने आज बनाया, तो क्या मैं लाइफ टाइम तक कभी भी यूज कर सकता हूँ, कभी भी डिलीवरी दे सकता हूँ? वो मेरी क्वेरी है। वैलिडिटी ऑफ ई बिल, सपोज मैं सप्लायर हूँ, मैंने गुड्स को लोड किया, ई वे बिल बना 10 अप्रैल 2021 को, डिस्टेंस इज 80 किलोमीटर, 10 अप्रैल को बना 80 किलोमीटर डिस्टेंस। सप्लायर ने गुड्स को मूव किया 15 अप्रैल, सप्लायर ने गुड्स मूव किया 15 अप्रैल को। देखो 10 अप्रैल को मैंने ई वे बिल बनाया, वापस देखो कभी बनाया 10 अप्रैल को ई वे बिल बनाया, डिस्टेंस 80 किलोमीटर से, सप्लायर ने गुड्स को मूव किया 15 अप्रैल। ठीक है, अब देखो जीएसटी ऑफिसर ने मुझे रोक दिया कि यार ई वे बिल थोड़ी लाइफ टाइम तक वैलिड है, कुछ तो वैलिडिटी पीरियड होगी। अब वैलिडिटी क्या होती है सुनो, 1 डे। ई वे बिल की वैलिडिटी होती है 1 डे फॉर एवरी 100 किलोमीटर। क्या बोला मैंने? वापस पढ़ो, ई वे बिल की वैलिडिटी है 1 डे फॉर एवरी 100 किलोमीटर, और 100 किलोमीटर आपको एक दिन की टाइम मिलती है। अगर डिस्टेंस है से 80 किलोमीटर तो एक दिन वैलिड है। मैंने 10 अप्रैल को बनाया ना ई वे बिल, तो 10 अप्रैल को ही रात 12 बजे तक पहुंच जाना। 1 डे मतलब जिस दिन बनाया वही फर्स्ट डे काउंट। अगर डिस्टेंस से है 120 किलोमीटर, तो पर 100 किलोमीटर एक दिन मिल रहा है। 120 मतलब कितना मिल जाएगा? 2 डेज। तो सपोज 10 अप्रैल को बनाया, 10th अप्रैल will be considered first day, and 11th अप्रैल को रात 12 बजे तक मिल जानी चाहिए गुड्स। ठीक है, अगर से डिस्टेंस है 480 किलोमीटर और 100 किलोमीटर एक दिन मिलता है, तो 480 मतलब 5 डेज मिला।
सिंस आपने 10th अप्रैल को बना, 10th अप्रैल फर्स्ट डे 10, 11, 12, 13, 14 अप्रैल रात 12 बजे तक ये कोर्स मिल जाना चाहिए। ये होती है वैलिडिटी ऑफ ई वेबल, ये होती है वैलिडिटी। ये भी एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन, वैलिडिटी ऑफ ई वेबल। ओके, अब यहाँ एक अमेंडमेंट आया है, वो मैं बताना चाहूंगा। सुनो 1 सेकंड, ये रहा आपका अमेंडमेंट। इसमें एक अमेंडमेंट आया है जो मैं आपसे डिस्कस कर रहा हूँ। ई वे बिल में क्या अमेंडमेंट आया? ये देखो, एक दूसरा पीपीटी है, बस ये मैं ऊपर ही कर रहा हूँ। ये अब यहाँ पे हुआ क्या है, यहाँ पे हुआ क्या है वो समझो। ई वे बिल में 1 जनवरी 2021 से एक अमेंडमेंट आया। क्या अमेंडमेंट है? और 100 किलोमीटर आपको एक दिन मिलता था ना, अब क्या कर दी, वैलिडिटी ऑफ ई वे बिल इज अमेंडेड टू 1 डे फॉर एवरी 200 किलोमीटर। तो पहले क्या था, एक दिन में आपको 100 किलोमीटर ट्रैवल करना, इसको चेंज करके कर दिया कि एक दिन में अब आपको 200 किलोमीटर ट्रैवल करना है, ये रूल है। 1 डे फॉर एवरी 200 किलोमीटर, वैसा हो गया। तो द वैलिडिटी को और नैरो कर दिया, मेरे हिसाब से गलत है बट किया हुआ। तो आपको पर दिन 200 किलोमीटर ट्रैवल करना। इसकी एक केस स्टडी देखो। सपोज मैं सप्लायर हूँ, इसका पहले ये देखो क्या आता कैसे, वो भी मैं दिखा देता हूँ ताकि आपको समझे होता कैसे है। ये देखो, वैलिडिटी आती कैसे, ऑटोमेटिक आती है वैलिडिटी, ऑटोमेटिक आती है। सपोज मैं कोई ई वे बिल बना रहा हूँ, ये देखो मेरा यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे पिन कोड दिख रहा है 40097 और यहाँ पे पिन कोड मैंने डाला 39619, दिखा आपको ये 39। तो ये डिस्टेंस अपने आप कैलकुलेट होता है 150 किलोमीटर। एक केस स्टडी से मैं दिखाता हूँ, ये सुनो। सपोज मेरा पिन कोड है, ये मैं सप्लायर हूँ, यहाँ पे रिसिपेंट है 39619। तो अब करना क्या है, बोलो जनरेट न्यू पे जाओ, यहाँ पे आप लोग पिन कोड लिखो। ये देखो यहाँ पे मैं पिन कोड लिख रहा हूँ बायर का, बायर है दादरा नगर हवेली में। ये देखो पिन कोड मैंने डाला 39619। अब ये पिन कोड के बेस पे ऑटोमेटिक कैलकुलेट करते हैं 254 किलो, मुझे कुछ नहीं करना है। 254 किलोमीटर वो पिन कोड के बेस पे ऑटोमेटिक कैलकुलेट करते हैं, हमें कुछ भी नहीं करना है और अपने आप वैलिडिटी आ जाए। तो इसका सोल्यूशन देखो। सपोज मैं सप्लायर हूँ, ये मेरा पिन कोड है, आप लोग सब रिसिपेंट हो, ये आपका पिन कोड। तो ये देखो फिर से देखो, ये डालना कैसे, मैंने अपना पिन कोड डाल दिया 40009 मैं आप लोगों का पिन कोड डाल रहा हूँ। करेक्ट, मैंने आपका स्टेट सिलेक्ट किया एंड ये आपका पिन कोड डाला, अपने आप देखो 776 किलोमीटर, मैंने कुछ नहीं। ओके 776 किलोमीटर आ गए। करेक्ट, सो डिस्टेंस इज 776 किलोमीटर। तो अमेंडमेंट के पहले क्या था, अप टू 31st क्या था कि वैलिडिटी वाज 1 डे फॉर एवरी 100 किलोमीटर। सिंस द डिस्टेंस 776 किलोमीटर है, वैलिडिटी विल बी 8 days। ओके, सपोज मैंने 10th जनवरी को गुड्स का मूवमेंट किया था, तो 10th जैन विल बी फर्स्ट डे, गुड्स डिलीवरी मिल जानी चाहिए 17 जैन। 17 जैन 17 जैन तक मिल जाती। सपोज डिस्टेंस है 1 जनवरी को, अब 1 जनवरी से क्या हो गया, वैलिडिटी कितनी हो गई, 1 डे फॉर एवरी 200 किलोमीटर। सिंस द डिस्टेंस इज 776 किलोमीटर, 4 days काउंट होगा वैलिडिटी। अब 4 days हो, पहले 8 दिन मिलते थे किसके लिए, अभी 4 दिन में पहुंचा है। तो 10, 11, 12 एंड 13 रात 12 बजे तक अब मिल जाए। तो ये एक अमेंडमेंट आया जो आपको एग्जाम में एप्लीकेबल है। इज इट ओके? तो ये प्लीज ध्यान देना, ये हमारा था कौन सा, वैलिडिटी ऑफ ई वे बिल का पॉइंट। ठीक है, ओके। अब वैलिडिटी में एक चीज बता रहा हूँ, ये देखो कंटिन्यू हुई है, ओवर डायमेंशनल कार्गो। ये देख रहे हैं कितना हैवी मशीनरी, इसको कहा जाता है ओवर डायमेंशनल कार्गो। बहुत बड़ा बिल्डिंग और वो सब के लिए ये सब जरूरी रहता है। अब ये थोड़ी एक दिन में 200 किलोमीटर ट्रैवल करेगा, ये इतने स्पीड में जा ही नहीं सकता, ये लोग को बहुत स्लो जाना पड़ेगा।
इसमें क्या है, सपोज ये लोग ने गुड्स को मूव किया 10 अप्रैल को ओवर डायमेंशनल कार्गो, डिस्टेंस से 80 किलोमीटर, डिस्टेंस इज 80 किलोमीटर। अब फ्यू स्टेट्स में तो है ना स्पीड पे रेस्ट्रिक्शन डाला कि दे कैन नॉट एक्सीड बियॉन्ड 20 to 30। अगर ऐसे व्हीकल है ना तो स्पीड 20 से 30 किलोमीटर के ऊपर जा ही नहीं सकते, और सो उनको स्लो स्लो लेफ्ट हैंड साइड चलने को बोला गया, ये रूल है। अब ये लोग बेचारे कैसे 200 किलोमीटर ट्रैवल करें, वन डे 200 किलोमीटर पॉसिबल है नहीं है। इनके लिए क्या है बोले, अगर मैंने कहा है कि अगर हम गुड सप्लाई कर रहे हैं टू ओवर डायमेंशनल कार्गो, वैलिडिटी शैल बी 1 day फॉर एवरी 20 किलोमीटर। अगर ओवर डायमेंशनल कार्गो है तो ऐसे व्हीकल को पर दिन सिर्फ 20 किलोमीटर ट्रैवल करना, 20 किलोमीटर बस, बाकी सबको 200 किलोमीटर, ऐसे व्हीकल को सिर्फ 20 किलोमीटर। तो अगर डिस्टेंस इज 62 किलोमीटर, वैलिडिटी इज 4 days, डिस्टेंस 62 किलोमीटर, तो वैलिडिटी कितनी हो जाएगी 20 पर डे, सो 20 ये 62 मतलब 4 दिन। सपोज मैंने ये बिल बना, सो 10 11 12 एंड 13 रात 12 बजे तक। अगर डिस्टेंस से 118 किलोमीटर पर 20 किलोमीटर एक दिन, सो 118 को कितना मिलेगा 6। तो मैंने 10 अप्रैल को बनाया तो मिल जाने चाहिए 15 अप्रैल रात 12 बजे तक। अगर डिस्टेंस से 18 किलोमीटर फिर 18 बिलो 20 है तो जिस दिन बना है उसी दिन रात 12 बजे तक मिल जाएंगे, ऐसे होगी। सो ये हमारा था वैलिडिटी ऑफ ई वे बिल, या हमारा पूरा ई वे बिल का चैप्टर कंप्लीट होता है। कुछ और भी एग्जम्पशंस है ई वे बिल में, बट वो आपको एग्जाम ओरिएंटेड इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, इसलिए वो मैं नहीं करवा रहा हूँ आपको। बाकी पूरा ई वे बिल का चैप्टर यहाँ पे कंप्लीट। ठीक है, किसी को कोई डाउट है तो प्लीज पूछिए, वरना मैं टाइम ऑफ सप्लाई चैप्टर एक बिगिन करूँ। बिगिन करो टाइम ऑफ सप्लाई थोड़ा, चलो ठीक। अब ये देखो टाइम ऑफ सप्लाई, एक फाइनल चैप्टर हमारा डेंजरस पेंडिंग है, ये एक कंप्लीट करते हैं। ये सुनो, ये देखो सपोज टाइम ऑफ सप्लाई अंडर जीएसटी लॉ सेक्शन 12 एंड 13 की बात करता है। पहले हम इसको कैसे पढ़ते हैं, एक है सेक्शन 12 कि गुड्स के केस में टाइम ऑफ सप्लाई कैसे होता है, सेक्शन 13 टाइम ऑफ सप्लाई सर्विस कैसे होता है, सेक्शन 14 अगर जीएसटी रेट चेंज हुआ तो क्या होता है, कंटिन्यूस सप्लाई सर्विस, एंड फिर कुछ एमसीक्यू एंड केस स्टडी। इस तरीके से हम लोग पढ़ते हैं। ओके, टाइम ऑफ सप्लाई मतलब क्या, देखो प्लेस ऑफ सप्लाई में हमने क्या सीखा कि कभी सीजी एसजी आईजीएसटी कौन सा लगा है वो सीखा है। वैल्यू ऑफ सप्लाई में क्या सीखा कि कौन से अमाउंट के ऊपर जीएसटी आता है। टाइम ऑफ सप्लाई मतलब क्या, कब जीएसटी लायबिलिटी अट्रैक्ट, ये इंपॉर्टेंट। टाइम ऑफ सप्लाई कब जीएसटी लायबिलिटी अट्रैक्ट होगी, ये टाइम ऑफ सप्लाई में सिखा है। ठीक है, तो इसके बारे में पढ़ते देखो टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विस, इसका रेलेवेंस क्या है वो देखो। व्हाट इज टाइम ऑफ सप्लाई, देखो सपोज टाइम ऑफ सप्लाई मतलब वो कि जिस डेट या जिस मंथ आपको जीएसटी लायबिलिटी अट्रैक्ट होती है, एंड ड्यू डेट फॉर द पेमेंट ऑफ जीएसटी मतलब क्या कि कब आपको जीएसटी गवर्नमेंट को पे करना है, ये दो चीज। टाइम ऑफ सप्लाई मतलब किस दिन आपको लायबिलिटी अट्रैक्ट हुई वो आता है। तो देखो
सपोज आपका आंसर आया टाइम ऑफ सप्लाई कोई भी दिन अक्टूबर 2020 2020 का कोई भी दिन है एग्जाम्पल, तो आपको उसकी जीएसटी लायबिलिटी कब भरनी है? बाय 20th नवंबर, 20th ऑफ द सब्सिक्वेंट। ठीक है, सपोज आपका आंसर आया है टाइम ऑफ सप्लाई एज पर सॉल्यूशन दिसंबर 20, आप उसका जीएसटी कब तक भरोगे? बाय 20th जनवरी 2021, 20th ऑफ सब्सिक्वेंट। सपोज आपका टाइम ऑफ सप्लाई आ रहा है अप्रैल 21 का कोई भी दिन, तो आप उसका जीएसटी कब तक भरोगे? 20th मई 2021, 20th ऑफ सब्सिक्वेंट। ऐसे जीएसटी भरा जाता है, ऐसे जीएसटी भरता है। ओके, ऐसे आप लोग जीएसटी पे करते हो। तो देखो एग्जाम में आपको सिर्फ ये जो है ना, सिर्फ यहीं तक रुकना है, टाइम और सप्लाई का आंसर ढूंढना है बस। ये तो सिर्फ आपके एडिशनल ज्ञान के लिए। कुछ इंटरनेट में 1 मिनट है, इश्यू आ रहा है मेरे। इंटरनेट चलो ट्राई करता हूँ। आप सबको स्क्रीन तो विजिबल है ना, या कुछ इंटरनेट इश्यू आ रहा है? अगर स्क्रीन विजिबल नहीं है तो प्लीज मुझे बताना। चलो मैं आपको पहले सिखा रहा हूँ सेक्शन 12 टाइम ऑफ सप्लाई गुड्स की। जब भी हम गुड्स सप्लाई करते हैं जीएसटी कब अट्रैक्ट होता है, ये हमें इस चैप्टर में सीखना। सपोज मैं सप्लायर हूँ, आप लोग सब रिसिपिएंट हैं। आप लोगों ने मुझे ऑर्डर दिया 1 लाख प्लस 18%, 10 सितंबर को ऑर्डर दिया, 10 सितंबर को ऑर्डर दिया। मैंने गुड्स फैक्ट्री से रिमूव किए 30 सितंबर, आपने ऑर्डर दिया ना 10, मैंने फैक्ट्री से कब रिमूव किए? 30 सितंबर को देखो रिमूव किया, एंड आपको गुड्स की डिलीवरी मिली भी 30 सितंबर, और मैंने इनवॉइस भी आप पे रेज कर दिया 30 सितंबर। तो मैंने गुड्स भी सितंबर में निकाले, इनवॉइस भी आपको सितंबर में ही मिल गया, ये देखो मिल गया। ओके, एंड मुझे पेमेंट आपने दिया 10th ऑफ दिसंबर, 10th दिसंबर को। अब व्हाट इज द टाइम ऑफ सप्लाई? कब मैंने जो ये गुड्स सप्लाई किए ना, तब जीएसटी लायबिलिटी अट्रैक्ट होती है, ये क्वेश्चन है। When such supplier shall be liable to pay GST? So, as per section 12, time of supply of goods shall be date of issuance of invoice। जब मैंने इनवॉइस बनाया वो डेट। ये वापस बोलता हूँ, टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स शैल बी व्हाट? डेट ऑफ इशुएंस ऑफ द इनवॉइस। जिस दिन मैंने इनवॉइस बनाया, जिस दिन मैंने इनवॉइस बनाया उस दिन मुझे जीएसटी लायबिलिटी अट्रैक्ट हो। तो मैंने इनवॉइस बनाया था 30 सितंबर को, तो टाइम ऑफ सप्लाई 30 सितंबर आ जाए। आपको एग्जाम में इतना ही लिखना है, टाइम ऑफ सप्लाई 30 सितंबर। सिर्फ एडिशनल इंफॉर्मेशन मैं दे रहा हूँ कि सितंबर 20 का जीएसटी रिटर्न आप कब तक भरते हो? 20 अक्टूबर को। तो आपको 20 अक्टूबर को इसकी जीएसटी की पेमेंट, वो आपका एग्जाम में नहीं लिखना। आपका आंसर इतना ही होगा, टाइम ऑफ सप्लाई इज सितंबर 2020, 30 सितंबर 2000। डोंट वरी, अभी कुछ नहीं समझा होगा, एक दो केस स्टडी करूंगा तभी कुछ समझेगा। ये देखो, ये जो पेमेंट रिसीव हुआ ना, वो तो इमटेरियल है। चलो अब नेक्स्ट बात आती है, एक मिनट, ये केस स्टडी में आपको क्लियर होगा। सपोज वापस आपने मुझे ऑर्डर दिया 10 सितंबर, मैंने गुड्स को रिमूव किया 30 सितंबर को, ये देखो रिमूव किया। मैंने आपको इनवॉइस डेलिबरेटली कभी रेज किया? फर्स्ट ऑफ, एक दिन बाद किया, कौन सा बड़ा बात? तो मैंने गुड्स को तो सितंबर में रिमूव कर दिया, लेकिन मैंने इनवॉइस आपको 1 अक्टूबर को डिलीवरी दे दी। आपने मुझे पेमेंट किया 10 दिसंबर। ठीक है, अब मैं वापस पूछता हूँ व्हाट शैल बी टाइम ऑफ सप्लाई। तो एज पर 12 टाइम ऑफ सप्लाई शैल बी व्हाट? डेट ऑफ इशुएंस ऑफ इनवॉइस। 1 अक्टूबर होना चाहिए था। ठीक है, सप्लायर को भरना चाहिए था बाय अक्टूबर, लेकिन गवर्नमेंट क्या कह रहा है वो? गवर्नमेंट कहता है टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स शैल बी डेट ऑफ इनवॉइस और द ड्यू डेट ऑफ इशुएंस ऑफ इनवॉइस। फिर से बोलता हूँ, टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स शैल बी डेट ऑफ इश्यू ऑफ इनवॉइस, जब मैं इनवॉइस इश्यू करता हूँ वो, या ड्यू डेट फॉर द इशुएंस ऑफ इनवॉइस व्हिचएवर इज अर्लियर, व्हिचएवर इज अर्लियर।
तो मैंने इनवॉइस कब इश्यू किया? ओके, गवर्नमेंट क्या बोले, तुम तो अपने टाइम पे इनवॉइस इश्यू नहीं कर सकते, कुछ तो टाइम लिमिट होता है, कोई ड्यू डेट होती है, जब मन मर्जी चाहे तब तक नहीं कर सकते। सो सेक्शन 31 में कहा कब मुझे इनवॉइस इश्यू करना है, व्हाट इज द ड्यू डेट? ड्यू डेट इज डेट ऑफ रिमूवल ऑफ द गुड। जब मैं गुड्स को रिमूव करता हूँ ना अपने फैक्ट्री से, उसी दिन मुझे इसका इनवॉइस भी बना देना है। ये रूल है, मैं बाद में नहीं कर सकता। हमने अभी ई वे बिल चैप्टर में भी सीखा, जिस दिन गुड्स रिमूव करते हो उस दिन ई वे बिल भी बनाना है एंड उस दिन इनवॉइस भी बनाना। So due date for issuance of invoice is 30th September. Hence time of supply will be date of invoice which is 1st October or due date of issuance of invoice 30th September, whichever is early. तो यहाँ पे टाइम ऑफ सप्लाई हो जाएगा 30th of September. तो दो चीज ध्यान रखो, जिस दिन आप इनवॉइस इश्यू करते हो वो दिन टाइम ऑफ सप्लाई होता है, और जिस दिन आप गुड्स को रिमूव करते हो वो दिन टाइम ऑफ सप्लाई होता है, विच एवर इज अर्लियर। ठीक है, ऐसे होता है एज पर सेक्शन 12। व्हाट इज टाइम ऑफ सप्लाई, कोई पूछे तो जिस दिन मैंने इनवॉइस बनाया उस दिन मुझे जीएसटी की लायबिलिटी आ जाएगी, और ड्यू डेट ऑन विच इनवॉइस इज रिक्वायर्ड टू बी ड्यू डेट ऑन विच इनवॉइस इज रिक्वायर्ड। ड्यू डेट क्या होती है, व्हाट इज ड्यू डेट? ड्यू डेट मतलब जिस दिन मैंने गुड्स को फैक्ट्री में से रिमूव किया उसको कहा जाता है ड्यू, उसको कहा जाता है ड्यू। ओके, तो जिस दिन मैंने गुड्स को फैक्ट्री में से रिमूव किया उस दिन को मुझे इनवॉइस बनाना चाहिए था। ये लिखा गया the date of issuance of invoice or due date of issuance of invoice, whichever is correct है? चलो अब हम नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं, वही एक केस स्टडी लेते हैं आपके समझने के लिए। सपोज मैंने गुड्स को सप्लाई किया 1 सितंबर, क्रेडिट पीरियड है, क्रेडिट पीरियड है कितना, 3 महीने। आप पेमेंट कब करोगे, 1 दिसंबर। मैंने टैक्स इनवॉइस इश्यू किया 1 लाख प्लस 18% 1 सितंबर। ओके, लेकिन मैंने गुड्स कब रिमूव किए, वो भी 1 सितंबर। मैंने गुड्स कब रिमूव किए, वो भी 1 सितंबर को ही रिमूव। व्हाट इज टाइम ऑफ सप्लाई? जिस दिन मैंने इनवॉइस इश्यू किया और द डेट ऑफ रिमूवल, व्हिचएवर इज अर्लियर, तो दोनों सेम ही, 1 सितंबर। करेक्ट है, लेकिन आपने मुझे पेमेंट कब दिया, दिसंबर में। आपने मुझे पेमेंट कब दिया, दिसंबर में। देखो 1 लाख भी तभी दिया, 18,000 भी तभी दिया। ओके, तो आप मुझे दिसंबर में दे रहे हो, लेकिन मुझे कब गवर्नमेंट को जीएसटी भरना है, टाइम ऑफ सप्लाई 1 सितंबर, राइट? टाइम ऑफ सप्लाई 1 सितंबर, तो मुझे जीएसटी खुद के पॉकेट से भरना पड़ेगा इन जीएसटी रिटर्न ऑफ सितंबर 20, यानी 20 अक्टूबर। तो मैं 18,000 का जीएसटी भरूंगा 20 अक्टूबर को, लेकिन आप लोग मुझे कब पैसा दोगे, दिसंबर 20। आप लोग मुझे पैसा कब दोगे, दिसंबर 2020। ओके, तो प्लीज ये भी ध्यान रखो कि जिस दिन मैं सेल करता हूँ तब मुझे जीएसटी अट्रैक्ट होता है। आप मुझे पैसा दो कि ना दो, उससे गवर्नमेंट इज लीस्ट बॉन्ड, गवर्नमेंट इज लीस्ट बॉन्ड। ओके, सो गुड्स के केस में क्या लिखा है, जिस दिन मैंने गुड्स सप्लाई किए वो, या जिस दिन मैंने गुड्स, सॉरी, जिस दिन मैंने इनवॉइस बनाया वो, या जिस दिन मैंने गुड्स को रिमूव किया वो, विच एवर इज अर्ली। ठीक है, एक और पेज स्टडी देखो। सपोज मुझे एडवांस मिला 15 सितंबर 2020। एडवांस कब मिला, 15 सितंबर 2020। मैंने गुड्स फैक्ट्री से रिमूव किए, 1 सेकंड।
सॉरी सर, इंटरनेट इश्यूज ही आ रहे हैं मुझे यहाँ, इसीलिए अगर स्क्रीन बीच में चला जाए, कुछ हो जाए तो प्लीज बताना, रियली सॉरी। कनेक्ट कर रहा हूँ बट इश्यूज ही आ रहे हैं। ये देखो, ये एक एग्जांपल देखो। सपोज मुझे एडवांसेस मिला है से 15 सितंबर 2020 को, कि मैंने गुड्स को फैक्ट्री से रिमूव किया है एंड इनवॉइस इशू किया है 10 अक्टूबर 2020। मैंने गुड्स को रिमूव किया है और इनवॉइस इशू किया है 10 अक्टूबर। अब व्हाट इज द टाइम ऑफ सप्लाई? जब मुझे एडवांस मिला वो, जब मैंने गुड्स को रिमूव किया वो, क्या आ जाएगा? क्या आ जाएगा? तो देखो एक्ट में क्या लिखा है, गुड्स का बात चलो, सर्विस का बात नहीं था। एज पर सेक्शन 12, time of supply of goods is date of issuance of invoice or the date of removal of invoice, मतलब due date, whichever is earlier। यही होता है टाइम ऑफ सप्लाई। कहीं भी पेमेंट का मेंशन है क्या? कहीं भी पेमेंट का मेंशन है क्या? कहीं भी नहीं। So for the supply of goods, it is immaterial, चाहे मुझे पेमेंट एडवांस में मिले, बाद में मिले या ना मिले, इट इज टोटली immaterial। Which time of supply होगा? 10 अक्टूबर 20, जिस दिन इनवॉइस बना है या जिस दिन मैंने गुड्स को फैक्ट्री से रिमूव किया वो। टाइम ऑफ सप्लाई विल बी 10 अक्टूबर 20। जीएसटी पे करना पड़ेगा मुझे, जीएसटी 3B ऑफ अक्टूबर 2020। ओके, ये मैं कब भरूंगा अक्टूबर 20 का जीएसटी रिटर्न? बाय 20 नवंबर। यानी एक्चुअली आपको एग्जाम में बस इतना ही लिखना है, सॉरी एग्जाम में आपको लिखना है टाइम ऑफ सप्लाई 10 अक्टूबर, कुछ नहीं लिखना, ये तो मैं एडिशनल ज्ञान दे रहा हूँ। So time of supply is 10th of October 2000। ओके, एक और केस स्टडी सुनो। सपोज मैं सप्लायर हूँ, आप लोग रिसिपिएंट हो, आप लोगों ने मुझे एडवांस दिया 15 सितंबर को, मैंने गुड्स को रिमूव किया 10 अक्टूबर को, लेकिन मैंने इनवॉइस आराम से बनाया से 1 नवंबर, आराम से बना। अब क्या होगा टाइम ऑफ सप्लाई? 12 में कहा है टाइम ऑफ सप्लाई डेट ऑफ इश्यूएंस ऑफ इनवॉइस और द ड्यू डेट। ड्यू डेट जिस दिन इनवॉइस बना देना चाहिए वो, विच इज डेट ऑफ रिमूवल। ड्यू डेट क्या है? डेट ऑफ रिमूवल 10 अक्टूबर, व्हिचएवर इज अर्लियर। क्या अर्लियर? क्या अर्लियर है? फॉर द सप्लाई ऑफ गुड्स, जो पेमेंट एडवांस में मिले वो तो टोटली इमटेरियल। व्हाट इज अर्लियर? जब मैंने गुड्स को रिमूव किया 10 अक्टूबर, उस दिन मुझे जीएसटी लायबिलिटी अट्रैक्ट हो जाए। तो मुझे यहाँ पे जीएसटी लायबिलिटी अट्रैक्ट होगी ऑन 10 अक्टूबर। एडवांस मिला, इमटेरियल है, इनवॉइस नवंबर में रेज किया, वो भी इमटेरियल। ठीक है, ओके। अब देखो सेक्शन 31 में क्या था, डेट ऑफ इश्यूएंस ऑफ इनवॉइस। सेक्शन 31 में क्या है? डेट ऑफ इश्यूएंस ऑफ इनवॉइस। ये देखो क्या होता है, क्वेरी आती है ना यार, ये क्या होता है? ड्यू डेट ऑफ इश्यूएंस ऑफ इनवॉइस। एग्जांपल, सपोज दिल्ली से मुझे ऑर्डर आया 27 जनवरी का, मेरे पास व्हीकल नहीं था, तो मैंने किसी ट्रांसपोर्टर को हायर, मैंने किसी ट्रांसपोर्टर जो ट्रक ड्राइवर सर होते ना उनको हायर किया। उन्होंने मेरे ट्रक में, मेरे गोडाउन में आए, मैंने उनको गुड्स की डिलीवरी दे दी। मैंने गुड्स को रिमूव किया से 30 जनवरी, मैंने गुड्स को रिमूव कर दिया 30 जनवरी 2021। करेक्ट है? ये गुड्स की डिलीवरी उनको मिल चुकी है 2 Feb को। तो व्हाट इज द ड्यू डेट फॉर द इश्यूएंस ऑफ इनवॉइस? कब सप्लायर जो महाराष्ट्र वाले उसको कब इनवॉइस बनाना चाहिए? ये क्वेरी आ रही है, ये क्वेरी आ रही है। सेक्शन 31 में कहा गया है ड्यू डेट फॉर इश्यूएंस ऑफ इनवॉइस इज व्हाट? जिस दिन मैंने गुड्स को रिमूव किया वो। मैंने कब रिमूव किया गुड्स को? 30 जन 21 को। ये देखो, इसीलिए मुझे इसका इनवॉइस बनाना चाहिए था 30 जन 21। इट इज इमटेरियल कि ये गुड्स की डिलीवरी हुई है 2 Feb। I will be compulsory required to raise invoice on or before 30th of Jan।
तो जिस दिन आप अपने गुड्स को फैक्ट्री से रिमूव करते हो, गोडाउन से रिमूव करते हो, उस दिन आपको उसकी इनवॉइस बनाने की लायबिलिटी आ जाए, उसी दिन आपको उसका इनवॉइस बनाना कंपल्सरी होता है। क्या अब इसमें एक और पॉइंट है, ये देखो, सपोज आप लोग सब दिल्ली के रिसिपेंट हो, आपने मुझे ऑर्डर दिया है एक्स फैक्ट्री 24 से। एक्स फैक्ट्री मतलब क्या कि मैं आपको डिलीवरी नहीं दूंगा, आप मेरे उधर आके लेके जाओ, बस वैसा होता है ना, आप शोरूम में जाके एक्स फैक्ट्री कार खरीदते हो वैसा। तो आपने मुझे 24 फेब को ऑर्डर दिया, ये देखो आपने, आपकी ट्रक आएगी, मैं नहीं आने वाला, मैंने तो डोर टू डोर डिलीवरी दे दी मेरे हाथ, आप मेरे गोडाउन में, मैंने आपको हैंड ओवर किया, मैं चला गया, मेरा तो कुछ आता ही नहीं। तो मैंने आपको हैंड ओवर कर दिए गुड्स 28 ऑफ फेब, आपकी ट्रक, और आप लेके चले गए, आपको गुड्स वापस आपको मिले हैं 10th ऑफ मार्च, आपको मिले हैं 10th ऑफ मार्च। ओके, तो आपने ऑर्डर दिया था 24 फेब को, मैंने आपको डोर टू डोर डिलीवरी दे दी, हाथों हाथ ले लिया 28 फेब को, और आपको वापस गुड्स मिले 10th ऑफ मार्च। व्हाट इज द ड्यू डेट, मुझे कब इनवॉइस बनाना है आपको, एज ए सप्लायर मैं कब इनवॉइस बनाऊं आपको? तो ये देखो, एज पर सेक्शन 31, ड्यू डेट फॉर इशुएंस ऑफ इनवॉइसेस, डेट ऑफ रिमूवल या डेट ऑफ डिलीवरी। जिस दिन मैंने आपको गुड्स हैंड ओवर कर दी, जिस दिन गुड्स मैंने आपको हैंड ओवर कर दिए, उस दिन मुझे आपको इनवॉइस बनाना कंपल्सरी। तो मैंने आपको गुड्स कब हैंड ओवर किए हैं? 28 फेब को, तो वही दिन मेरा टाइम ऑफ सप्लाई अट्रैक्ट हो जाए। ओके, तो सेक्शन 31 जो है इनवॉइस का, क्या कहता है वो, जिस दिन मैंने गुड्स का मूवमेंट किया, उसी दिन मुझे गुड्स का, या फिर रिमूव किया फैक्ट्री से, उसी दिन मुझे इनवॉइस बनाना पड़ेगा। लेकिन अगर बायर अपनी ट्रक भेज रहा है एंड मैं डोर टू डोर दे रहा हूँ, तो जिस दिन मैंने हैंड ओवर कर दिया उसको गुड्स, तो उस दिन कहा जाता है कि मुझे इनवॉइस बनाना चाहिए, दैट इज द ड्यू। ओके, तो ये भी एक अच्छा सेक्शन था जो यहाँ पे कंप्लीट होता है। ओके, अब हम जाते हैं टाइम ऑफ सप्लाई सर्विस। एग्जाम में लिख लो, यही आता है, 4 मार्क्स का यही आने वाला है, वो भी मैं बोल देता हूँ यही आने वाला है, टाइम ऑफ सप्लाई फॉर सर्विस। गुड्स का पूछते नहीं है ज्यादा, सर्विस ही पूछते हैं, क्योंकि सर्विस बहुत कॉम्प्लिकेटेड। ये देखो, सपोज सीए, कॉस्ट अकाउंटेंट, एडवोकेट, ये हम सब सारे सर्विस प्रोवाइडर। अब सर्विस तो ऑनलाइन होती है, ईमेल से होती है, आजकल तो मोबाइल से ही पूरा चलता है, एसएमएस से होती है। अब व्हाट शैल बी द टाइम ऑफ सप्लाई फॉर सर्विस, सर्विसेज में कैसे वर्क करते हैं, ये देखो, सर्विसेज में कैसे वर्क करते हैं इसके बारे में हम पूरा समझते हैं। ये देखो, थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, आपका ध्यान चाहिए होगा। सपोज मैं सप्लायर हूँ, आप लोग सब रिसीवर। ओके, मैंने आपको कोई वन टाइम सर्विस दे दी, से कंसल्टेंसी दे दी 1 सितंबर को, ठीक है, मैं इनवॉइस आपको बना रहा हूँ सेम डे, आज ही ले लिया, देखो इनवॉइस पे बना दिया, आपने मुझे पेमेंट दिया 2 महीने बाद 1 नवंबर। ओके, सो व्हाट इज द टाइम ऑफ सप्लाई फॉर सर्विस, व्हाट इज द टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विसेज? तो देखो, गुड्स के लिए सेक्शन 12 था, सर्विस के लिए सेक्शन 13। एज पर सेक्शन 13, टाइम ऑफ सप्लाई सर्विस शैल बी, जिस दिन मैंने इनवॉइस बनाया वो, या फिर जिस दिन मुझे पेमेंट मिला वो, विच एवर इज अर्लियर। देखो, गुड्स में तो पेमेंट का था ही नहीं, गुड्स में तो आप एडवांस मिलो, बाद में मिले, ना मिले, फर्क ही नहीं पड़ता। सर्विस में क्या है, वो चीजें वापस देखो, जिस दिन मैंने इनवॉइस बनाया उस दिन मुझे जीएसटी अट्रैक्ट हो गया, कि जिस दिन आपने मुझे पेमेंट किया वो दिन हो गया विच एवर इज, whichever is whichever is and time of supply of service shall be 1st of September। ठीक है, मुझे जीएसटी अट्रैक्ट हो जाएगा 1 सितंबर को। ये सितंबर का जीएसटी रिटर्न एंड पैसा मैं कब भरूंगा? बाय 20th ऑफ, वो एग्जाम में मत लिखना, 1 सितंबर इज योर आंसर। ठीक है, एक केस स्टडी देखो, सपोज मैं सप्लायर हूँ, आप लोग सब बायर हो, आप लोगों ने इस बार मुझे पहले से फीस दे दी कंसल्टेंसी, इसे 30 सितंबर, मैंने आपको एडवाइस दिया, इनवॉइस दिया 1 अक्टूबर,
मैंने आपका इनवॉइस कब रेशियो किया? 1 अक्टूबर। सर्विस भी दे दी 1 अक्टूबर को ही कंप्लीट हो गई। अब कौन से डेट पे मुझे जीएसटी लायबिलिटी अट्रैक्ट होगी? कब मुझे टाइम ऑफ सप्लाई अट्रैक्ट होगा? तो देखो सेक्शन 13 में कहा गया है टाइम ऑफ सप्लाई सर्विस शैल बी डेट ऑफ इश्यूएंस ऑफ इनवॉइस 1 अक्टूबर, मैंने इनवॉइस बनाया वो, और द रिसिप्ट ऑफ पेमेंट विच एवर इज अर्लियर, विच एवर इज, तो जिस दिन मैंने इनवॉइस बनाया वो डेट, या जिस दिन आप मुझे पेमेंट करते हो वो डेट, विच एवर इज अर्लियर। So time of supply service shall be 30th September 2020, जिस दिन मुझे पेमेंट मिला, जिस दिन मुझे पेमेंट मिला उस दिन अट्रैक्ट हो जाए। इज इट ओके? ये इस तरीके से वर्क करना है। अभी तो ये सिर्फ छोटा सा पार्ट है, सर्विस का तो बहुत डेंजरस पार्ट है। ये देखो नेक्स्ट पॉइंट देखो, मैं गवर्नमेंट से कुछ पूछ रहा हूँ कि गवर्नमेंट जैसे गुड सप्लाई करते हैं, तो आपने पॉइंट बोला कि जिस दिन गुड्स को फैक्ट्री से रिमूव किया जाता है उसको कहा जाता है ड्यू डेट फॉर इश्यूएंस ऑफ इनवॉइस, डेट ऑफ रिमूवल। जिस दिन हम गुड्स को रिमूव करते हैं फैक्ट्री से उस दिन को मुझे इनवॉइस इश्यू करना पड़ता है। ये एक रूल है गुड्स में। सर्विस में कोई ऐसा रूल है? सर्विस तो फैक्ट्री से रिमूव नहीं हो सकती। इज देयर एनी ड्यू डेट फॉर इश्यूएंस ऑफ इनवॉइस? इज देयर एनी ड्यू डेट फॉर इश्यूएंस ऑफ इनवॉइस? कोई है? तो ये देखो, फॉर सप्लाई ऑफ सर्विस ड्यू डेट फॉर इश्यूएंस ऑफ इनवॉइस इज 30 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ कंप्लीशन ऑफ सर्विस। जिस दिन आपकी सर्विसेज कंप्लीट होती है उसके नेक्स्ट 30 डेज में आप कभी भी इनवॉइस इश्यू कर सकते। ड्यू डेट इज 30 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ कंप्लीशन ऑफ सर्विस। नहीं समझा? समझा देखो, सपोज मैंने आपको कंसल्टेंसी दे दी 5 नवंबर, क्या अब मुझे इनवॉइस पे रेज करना है। इनवॉइस के लिए, सर्विस के लिए गवर्नमेंट ने टाइम दिया कि आप लोग 30 डेज तक कभी भी इनवॉइस इश्यू कर सकते हो। ओके 30 डेज, तो 5 नवंबर था तो 4 दिसंबर तक कर सकते हो। अगर मैंने सिर्फ 15 अप्रैल को सर्विस दी, वहां से 30 डेज तक कभी भी इनवॉइस रेज कर सकते हो 14 में। अगर मैंने सर्विस दी है सिर्फ 20 सितंबर को, तो मैं इनवॉइस रेज कर सकता हूँ बाय 19 अक्टूबर, कभी भी कर सकता हूँ। फॉर सप्लाई ऑफ सर्विसेज सप्लायर इनवॉइस रेज कर सकता है विद इन 30 डेज। 30 डेज से ज्यादा वो डिले नहीं कर सकता। ओके तो गुड्स के लिए कोई ऐसा नहीं दिया है। गुड्स में जैसे आपने दिया आपको इनवॉइस इश्यू करना पड़ेगा। सर्विस में आपको ये बेनिफिट दिया है, सर्विस में ये आपको बेनिफिट दिया गया है। ठीक है, तो इसके लिए केस स्टडी करते हैं। अब समझेगा या कुछ नहीं समझेगा, देखते हैं क्या होता है। सपोज सर्विस कंप्लीटेड ऑन 25 अक्टूबर, इनवॉइस मैंने इश्यू किया 6 नवंबर, विद इन 30 डेज है ना। इनवॉइस मैंने इश्यू किया 6 नवंबर, आप लोगों ने मुझे पेमेंट दिया से 25 दिसंबर। व्हाट इज द टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विसेज? कब जीएसटी लायबिलिटी अट्रैक्ट होगी, वो क्वेरी है। तो सर्विसेज में क्या पड़ा? एज पर सेक्शन 31 फॉर द सर्विस इनवॉइस मस्ट बी इश्यूड विद इन 30 डेज ऑफ द कंप्लीशन ऑफ सर्विस। मैंने सर्विस कब कंप्लीट की है? कब की है? 25 अक्टूबर प्लस 30 डेज। मुझे मैक्सिमम इस इनवॉइस को रेज कर देना था बाय 23 नवंबर, ये टाइम लिमिट। मैंने एक्चुअली कब किया? 6 नवंबर को, तो विद इन 30 डेज, कोई चीटिंग नहीं, इट इज विद इन 30 डेज। तो 6 नवंबर को वैलिड, 6 नवंबर को वैलिड। ओके सो इफ इनवॉइस इज इश्यूड विद इन 30 डेज, इनवॉइस कर दिया ना मैंने 30 डेज, तो एज पर सेक्शन 13 व्हाट इज टाइम ऑफ सप्लाई फॉर सर्विस? डेट ऑफ इश्यूएंस ऑफ इनवॉइस व्हिच इज 6 नवंबर or date of receipt of payment which is 25th December, whichever is earlier। क्या है earlier? क्या है? date of issuance of invoice 6 November, मुझे जीएसटी लायबिलिटी अट्रैक्ट हो गई 6 नवंबर 2020। ठीक है, 6 नवंबर 2020 को जीएसटी लायबिलिटी अट्रैक्ट हो। क्लियर? एक और केस स्टडी देखो तो समझेगा। और यहाँ पे मैं कुछ कर रहा हूँ कि सपोज सर्विस कंप्लीट हुई 25 अक्टूबर, इनवॉइस कब तक कर लेना चाहिए था? से 30 डेज है तो 23 नवंबर आता।
एक्चुअल इनवॉइस मैंने रेज किया से 10 दिसंबर को आफ्टर 30 डेज एंड पेमेंट से जनवरी में इश्यू हुआ। तो अब क्या होगा? सपोज मैं 30 डेज के अंदर भी इनवॉइस इश्यू नहीं करता तो क्या होगा कॉन्सिक्वेंसेस वो पूछेंगे। ये देखो, सपोज सर्विस कंप्लीट हुई है 25 अक्टूबर को, तो गवर्नमेंट कह दैट वी हैव ऑलरेडी गिवन यू बेनिफिट ऑफ 30 डेज। 30 दिन आपको दिए हुए हैं, आपको 30 दिन में भी इनवॉइस इश्यू नहीं कर सकते। अगर 30 डेज में नहीं कंप्लीट किया इनवॉइस तो पनिशमेंट मिले। इफ 30 डेज में इनवॉइस इश्यू नहीं किया तो पनिशमेंट मिले। क्या पनिशमेंट है बोलो? ये जो एडिशनल टाइम दिया था ना 30 डेज का बेनिफिट, ये विड्रॉ कर लिया। ये जो भी 30 डेज का टाइम था वो विड्रॉ कर लिया। मतलब नहीं समझा? ये सुनो, अगर इनवॉइस 30 डेज में भी इश्यू नहीं करते तो टाइम ऑफ सप्लाई शैल बी डेट ऑफ कंप्लीशन ऑफ सर्विस व्हिच इज 25 अक्टूबर। क्या बोला? टाइम ऑफ सप्लाई सर्विस शैल बी डेट ऑफ कंप्लीशन ऑफ सर्विस व्हिच इज 25 अक्टूबर और the receipt of payment which is 15th of Jan, whichever is earlier। जो 30 डेज का बेनिफिट था ना वो हटा दिया, जो भी 30 डेज का बेनिफिट था वो हटा दिया गया। तो व्हाट विल बी टाइम ऑफ सप्लाई? जिस दिन सर्विस कंप्लीट हुई, जिस दिन सर्विस कंप्लीट हुई थी 25 अक्टूबर को, उसको माना जाएगा टाइम ऑफ सप्लाई या रिसिप्ट ऑफ पेमेंट। जो 15 जैन था whichever is earlier, जो 30 डेज का बेनिफिट था वो विथड्रॉ, टाइम ऑफ सप्लाई हो जाएगा डेट ऑफ कंप्लीशन 25 अक्टूबर। नहीं समझा होगा ये केस स्टडी आप अब समझेगा। ये देखो मैं केस स्टडी करवाता हूँ। ये देखो केस स्टडी देखो, कहाँ गया? ये देखो, फॉर सप्लाई ऑफ सर्विसेज, अगर सर्विस कंप्लीट हो जाती है, अगर मैं इनवॉइस इश्यू कर देता हूँ विद इन 30 डेज ऑफ द कंप्लीशन, मतलब आज मैंने कंप्लीट कर दी सर्विस, 30 दिनों के अंदर इनवॉइस इश्यू कर दिया, टाइम ऑफ सप्लाई शैल बी व्हाट? डेट ऑफ इश्यूएंस ऑफ इनवॉइस और द रिसिप्ट ऑफ पेमेंट व्हिचएवर इज। लेकिन अगर मैंने इनवॉइस इश्यू किया आफ्टर 30 डेज, टाइम ऑफ सप्लाई शैल बी व्हाट? डेट जिस दिन मैंने सर्विस कंप्लीट की थी वो 30 डेज का बेनिफिट विथड्रॉ हो जाए और रिसिप्ट ऑफ पेमेंट व्हिचएवर इज। ये हो जाता है, ये डेंजरस लॉ, ये वो डेंजरस लॉ। तो 30 डेज का जो विंडो दिया था वो विड्रॉ हो गया। इसका स्क्रीनशॉट आप लोग ले सकते हो। ये नोट्स मैंने ऑलरेडी आपको दे चुका हूँ। अब इसके केस स्टडीज करते हैं। मैं चाहता हूँ कि आप लोग इसका आंसर दो। मैं म्यूट होकर आपको पूछूंगा। मैं होप करता हूँ कि आप लोग आंसर दो। ऐसे एक या दो जन देते, बाकी कोई नहीं दे रहा। कोशिश करो आंसर देने, क्योंकि 4 मार्क्स का आने ही वाला है। सपोज मैं सप्लायर हूँ, आप लोग रिसिपिएंट हो। मैंने सर्विस कंप्लीट की 18 दिसंबर, इनवॉइस इश्यू कर दिया 2 जनवरी को, इनवॉइस इश्यू कर दिया 2 जनवरी, पेमेंट रिसीव हो गया 5 जनवरी, पेमेंट रिसीव हो गया 5 जनवरी। ऐसा हो तो देखो 3 चीजें है। सर्विस कब कंप्लीट हुई? 18 दिसंबर को, इनवॉइस मैंने इश्यू किया 2 जन पर, पेमेंट मिला है मुझे 5 जन। मेरा क्वेश्चन है, एग्जाम क्वेश्चन, व्हाट इज द टाइम ऑफ सप्लाई? तो ये देखो फर्स्ट सेक्शन 31 में क्या कहा गया? अगर मैं सर्विस देता हूँ तो 30 दिनों के अंदर इनवॉइस इश्यू होना चाहिए। मैंने कब सर्विस दी? 18 दिसंबर। कब तक इनवॉइस इश्यू कर सकता था? 16 जन। बराबर। मैंने कब इनवॉइस इश्यू किया? 2 जन, यानी 30 दिनों के अंदर कर दिया, कोई चीटिंग नहीं। Since 30 days में इनवॉइस इश्यू किया, what is time of supply? Date of issuance of invoice, which is 2nd of Jan, or the receipt of payment, which is 5th of Jan, whichever is earlier। क्या है? क्या earlier है? Date of issuance of invoice 2nd Jan। तो यहाँ पे 2nd Jan को मुझे GST liability अट्रैक्ट हो रहा है। बस 2nd Jan is your answer। ठीक है, केस स्टडी 2 देखते हैं वापस। सेम, मैंने सर्विस कंप्लीट की 5 नवंबर को, इनवॉइस इश्यू कर दिया 18 नवंबर को, बट मुझे पेमेंट पहले आ गया था 10th ऑफ। ओके, तो व्हाट इज द टाइम ऑफ सप्लाई फॉर सर्विस? तो यही है, सेक्शन 31 में क्या कहा गया है कि अगर मैंने 30 दिनों में इनवॉइस इश्यू किया है, सॉरी, मुझे कितने दिनों में इनवॉइस इश्यू करना है?
30 दिन। सर्विस कब कंप्लीट हुई? 5 नवंबर को प्लस 30 डेज। इनवॉइस इश्यू करना है मुझे बाय 4 दिसंबर। कब इनवॉइस इश्यू हो चुका है? 18 नवंबर विद इन 30 within 30 days invoice issue हो चुका है। If invoice is issued within 30, अगर invoice is issued within 30 days, what is the time of supply? Date of issuance of invoice 18 November or receipt of payment 10th October, whichever is earlier. So what is earlier? 10th October. 10th October ये पहला। तो जीएसटी अट्रैक्ट होगा अक्टूबर में। तो ये स्टेप्स याद रखने होंगे आप लोगों को। ये सारे स्टेप्स आपको याद रखने। इनवॉइस और रिसिप्ट ऑफ पेमेंट व्हिचएवर इज अर्लियर, इस तरीके से आपको याद है। अब केस स्टडी 3 तो और भी ज्यादा कंफ्यूजिंग है। ये देखो, सर्विस कंप्लीट की 5 अक्टूबर, इनवॉइस इश्यू कर देना चाहिए था विद इन 30 डेज 3 नवंबर। इनवॉइस एक्चुअली इश्यू किया 26 दिसंबर आफ्टर 30 डेज एंड पेमेंट मिला 15 दिन। अब ट्राई करो, व्हाट इज द टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विस? What is the time of supply for services? क्या होगा इस केस में? देखो, तो गवर्नमेंट ने क्या कहा कि आपने सर्विस कंप्लीट की 5 अक्टूबर, हमने 30 डेज का विंडो ऑलरेडी दिया, तो इनवॉइस आपको रेस कर देना चाहिए था विद इन 30 डेज 3rd मंथ। नहीं किया तो पनिशमेंट। क्या पनिशमेंट? कि 30 डेज का विंडो जो था वो विड्रॉ कर लिया जाएगा। ओके, सो नाउ व्हाट विल बी टाइम ऑफ? इफ इनवॉइस इज नॉट इश्यूड within 30 days, time of supply shall be what? जिस दिन सर्विस कंप्लीट हुआ वो 30 डेज का गया। डेट ऑफ कंप्लीशन ऑफ सर्विस 5 अक्टूबर 20, डेट ऑफ कंप्लीशन ऑफ सर्विस 5 अक्टूबर 20 और the receipt of payment 15 Jan 21, whichever is early। ठीक है, इस तरीके से होगा। ये 30 डेज का बेनिफिट विड्रॉ होगा। टाइम ऑफ सप्लाई शैल बी व्हाट? 5 अक्टूबर 20, जीएसटी आ जाएगा अक्टूबर 20। हैव यू ऑल अंडरस्टूड? अगर नहीं समझो तो प्लीज बताओ। सर केस स्टडी 2 वापस बताएंगे? कौन सा, ये वाला? नो सर, केस स्टडी 2। ये वाला? हाँ सर। इसमें तो ये तो अच्छा था। ये देखो, यहाँ पे आपने 5 नवंबर को सर्विस कंप्लीट की, इनवॉइस आपको इश्यू करना था 18th ना, इनवॉइस आपने इश्यू की 18th नवंबर विद इन 30 डेज। ठीक है, पेमेंट आपको मिल गया है 10 दिसंबर को, सॉरी 10 अक्टूबर को एडवांस में मिल गया। तो इनवॉइस इश्यू करने से पहले ही आपको एडवांस पेमेंट मिल गया। ये समझा? अब आता है क्वेरी टाइम ऑफ सर्विस। हमें 30 डेज के अंदर इनवॉइस इश्यू करना है कि नहीं? सर्विस कंप्लीट हुआ 5 नवंबर प्लस 30 डेज, तो आप इनवॉइस इश्यू कर सकते थे टिल 4 दिसंबर। आपने इनवॉइस कब इश्यू किया? 18 नवंबर, यानी आपने विद इन 30 डेज इनवॉइस इश्यू कर, कोई भी प्रॉब्लम नहीं। कोई अगर आपने इनवॉइस को 30 डेज में इश्यू कर लिया है, टाइम ऑफ सप्लाई क्या होता है? जिस दिन आपने इनवॉइस इश्यू किया वो 18 नवंबर, या जिस दिन आपको एडवांस में पेमेंट मिला वो 10 अक्टूबर, whichever is करेक्ट है। तो क्या ये मैडम 10 अक्टूबर, जिस दिन आपको एडवांस मिला वो टाइम ऑफ सप्लाई विल बी 10 अक्टूबर। समझा मैडम? यस सर, समझ गए सर। तो अभी हम लोग अगर बुक के केसेस में होगा तो डेट ऑफ इश्यूएंस देखते हैं और डेट ऑफ इश्यूएंस देखते हैं। हाँ, गुड्स के केस में मैडम पेमेंट का रिलेवेंस है ही नहीं, चाहे एडवांस में मिले बाद में मिले ना मिले, गवर्नमेंट इज लीज बोर्ड। गुड्स में और ये बोलिए सर। हाँ, और ये वाले में हम लोग देखते हैं अपना वो 30 डेज के अंदर अगर कर रहा है पेमेंट, मतलब बिल इशू कर रहा है तो ठीक है, अगर नहीं करेगा तो उसका विड्रॉ करके जो डेट पे सर्विस कंप्लीशन हुआ है वो लेंगे, या तो जो दिन से पेमेंट किया वो लेंगे। बराबर। ओके सर, थैंक यू सर। अब चलो केस स्टडी 4 करवाता हूँ। ये देखो, सपोज मैं सर्विस कंप्लीट हुई है कभी 5 नवंबर, इनवॉइस इश्यू करना है 4 दिसंबर।
एक्चुअल इनवॉइस रेज हुआ है से 26 दिसंबर, ठीक है, आफ्टर 30 डेज। एडवांस रिसीव हुआ है 31 अक्टूबर, एडवांस रिसीव हुआ है 31 अक्टूबर। देखो 4 दिन, ये केस स्टडी 4 है, ये एक बहुत डिफिकल्ट वाला है, प्लीज ध्यान देना। ये देखो 31 अक्टूबर को एडवांस रिसीव। व्हाट इज द टाइम ऑफ सप्लाई सर्विस? देखो सर्विस कंप्लीट हुआ है 5 नवंबर को। गवर्नमेंट बोले यार हमने ऑलरेडी 30 दिन का बेनिफिट दे दिया है, अगर 30 दिनों में इनवॉइस इश्यू नहीं होता है तो पनिशमेंट मिलेगा। क्या पनिशमेंट मिलेगा? दैट ऑलरेडी 30 डेज का बेनिफिट दे चुके हैं, तो ये जो 30 डेज का बेनिफिट है ना, ये विड्रॉ कर लिया, ये गया, ये गया, 30 डेज का बेनिफिट विड्रॉ। सो अगर इनवॉइस इज नॉट इश्यूड विद इन 30 डेज, then as per section 13 time of supply shall be what? Date of completion, जिस दिन सर्विस कंप्लीट हुआ वो 5 नवंबर 20, ये आ जाएगा आपका टाइम ऑफ सप्लाई। और द रिसिप्ट ऑफ पेमेंट 31 अक्टूबर विच एवर इज। ओके, तो क्या पहला है यहाँ पे? ये 30 डेज का बेनिफिट तो विड्रॉ। तो व्हाट इज पहले? रिसिप्ट ऑफ पेमेंट 31 अक्टूबर विल बी टाइम। 31 अक्टूबर विल बी टाइम ऑफ सप्लाई। अक्टूबर 20 को आपकी जीएसटी लायबिलिटी अट्रैक्ट हो जाए। तो ये स्टेप्स याद रखने पड़ेंगे आपको, तो ही समझेगा। तो 31(2) में क्या कहा है यहाँ पे कि अगर मुझे इनवॉइस इश्यू करना है 30 दिनों के अंदर, बराबर है, मुझे इनवॉइस इश्यू करना है 30 दिनों के अंदर। 1 सेकेंड, ये देखो मैंने आपको ये समझाया, नॉर्मली जब सर्विस कंप्लीट होता है उसके 30 दिनों के अंदर इनवॉइस इश्यू कर देना है, 30 दिनों के अंदर। लेकिन किन किन लोगों को कुछ बेनिफिट दिया है कि 30 दिन ने उनको ज्यादा टाइम, जैसे बैंक्स, एनबीएफसी, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन एंड इंश्योरेंस कंपनी, इन चार लोगों को ज्यादा टाइम दिया गया। दे में इश्यू इनवॉइस अप टू 45 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ कंप्लीशन। इनको 30 दिनों में नहीं करना, इनको 45 डेज में इनवॉइस इश्यू करना, 45 डेज, ठीक है। सिर्फ इन 4 लोगों को ही बेनिफिट दिया, इन 4 लोगों को ही बेनिफिट दिया, बैंक, एनबीएफसी, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन एंड इंश्योरेंस कंपनी, बस इनको 45 डेज में इनवॉइस इश्यू करना पड़ता है। ओके, तो से फॉर एग्जांपल में एक एसबीआई है, आप लोग सब रिसिपिएंट, तो मैंने आपको सर्विस दी 10 अक्टूबर, इनवॉइस मैंने इश्यू कर दिया 12 नवंबर को, ठीक है। आपने मुझे पेमेंट दिया है 31 दिसंबर। क्या होगा टाइम ऑफ सप्लाई? देखो सेक्शन एज पर प्रोविजन मतलब एक्सेप्शन, अगर सर्विस बैंक दे रहा है वो लोग इनवॉइस इश्यू कर सकते हैं टिल 45 डेज। सर्विस कंप्लीट हुई 10 अक्टूबर प्लस 45 डेज, इनवॉइस इश्यू कर सकते हैं टिल 23 नवंबर। यार 45 डेज मतलब 23 नवंबर तक कर सकते हैं। मैंने इनवॉइस इश्यू किया है 12 नवंबर को, मतलब विद इन 45 डेज कर लिया, राइट। सिंस इनवॉइस इज इश्यूड विद इन 45 डेज, टाइम ऑफ सप्लाई सर्विस क्या होगा? जिस दिन आपने इनवॉइस इश्यू किया वो 12 नवंबर, और जिस दिन आपको पेमेंट मिला वो 31 दिसंबर, विच एवर इज अर्लियर। सो आंसर आ जाएगा 12 नवंबर 2020। सिर्फ बैंक्स वालों को ये बेनिफिट दिया है, एनबीएफसी, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, ये 4 लोगों को ये बेनिफिट दिया है कि उनको 45 डेज तक इनवॉइस इश्यू कर सकते हैं, 30 डेज तक, 45 डेज। एक और एग्जांपल ले लो, सपोज एनबीएफसी है, इन्होंने सर्विस कंप्लीट की 25 दिसंबर, इनवॉइस रेज करना था कब तक? 8 फेब, 45 डेज करो तो 8 फेब आता है, बट आलसी की तरह बैठे रहे तो इनवॉइस इश्यू किया 1 मार्च की तरह। कब किया? 1 मार्च।
पेमेंट रिसीव हुआ 15 अप्रैल, पेमेंट रिसीव हुआ 15 अप्रैल को। व्हाट विल बी द टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विस, व्हाट विल बी टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विस? ओके, तो देखो गवर्नमेंट वही कह रही है कि सर्विस कंप्लीट हुई 25 दिसंबर को, हमने ऑलरेडी बेनिफिट दिया था 45 डेज का। अब 45 डेज में आप इनवॉइस इश्यू नहीं करोगे तो ये जो 45 डेज का विंडो था वो भी विड्रॉ कर दिया गया, वो भी गया। ओके, ये भी विड्रॉ कर लिया। तो अगर इनवॉइस इश्यू नहीं होता विद इन 45 डेज तो टाइम ऑफ सप्लाई होगा कि जिस दिन आपने सर्विस कंप्लीट की थी 25 दिसंबर वो आ जाए, या फिर पेमेंट रिसीव 15 अप्रैल, विच एवर इज ऑन, विच एवर इज ऑन। तो यहाँ पे आ जाएगा 25 ऑफ दिसंबर। तो ये जो है ना ये थोड़ा कंफ्यूजिंग है, तो मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि अगर आप अपने बुक से भी ये पढ़ो ना टाइम ऑफ सप्लाई, तो भी आपको धीरे धीरे ये समझेगा। 2-3 बार एक चीजें पढ़ोगे ना तब जाके समझेगा, वरना ये पॉइंट नहीं समझेगा। ये टाइम ऑफ सप्लाई बहुत डिफिकल्ट है, ठीक है। तो ये देखो कि नॉर्मली फॉर द सप्लाई ऑफ सर्विस जिस दिन सर्विस कंप्लीट होता है, अगर आप इनवॉइस इश्यू कर देते हो विद इन 30 डेज ऑफ कंप्लीशन, तो टाइम ऑफ सप्लाई क्या होता है? जिस दिन आपने इनवॉइस इश्यू किया वो और रिसिप्ट ऑफ पेमेंट विच एवर इज अर्ली। बट अगर आपने इनवॉइस इश्यू किया है आफ्टर 30 डेज ऑफ द कंप्लीशन, तो वो 30 डेज वाला बेनिफिट भी विड्रॉ कर लिया था। टाइम ऑफ सप्लाई विल बी डेट ऑफ कंप्लीशन और द रिसिप्ट ऑफ पेमेंट विच एवर इज अर्ली। अब आता है एक, सॉरी ये नहीं, ये आपको इम्पोर्टेंट नहीं है, 1 सेकंड। Sir, can you please show the slide again? Done, sir. पॉइंट था, हाँ ये टाइम ऑफ सप्लाई फॉर गुड्स ऑन अप्रूवल। ये एक अच्छा है कि मैं गुड्स आपको यूज करने दे रहा हूँ, आपको अच्छा लगे तो रखो वरना यू कैन रिटर्न। उसके बारे में सपोज मैं सप्लायर हूँ, मैं आपको एयर कंडीशन सप्लाई कर, ओके, आप लोग ये गुड्स कब परचेस करोगे? पहले आप यूज करना चाहते हो, अगर अच्छा लगे तो यू विल टेक इट, एल्स यू विल रिटर्न, ठीक है, ऐसा कंडीशन। तो यहाँ पे मैं आपको एसी दे रहा हूँ ऑन सेल और अप्रूवल, ऑन सेल ऑन अप्रूवल बेसिस। क्या आप अप्रूवल दो तो मैं सेल काउंट करूं वरना रिटर्न कर दो? करेक्ट, सेल और नहीं, सेल ऑन अप्रूवल होता है, वैसा होना है, ठीक है। तो ये देखो मैंने आपको एसी दिया, अगर आपको अच्छा लगे आप पैसा दे देना, अगर आपको नहीं अच्छा लगे तो आप एसी वापस दे देना। तो केस स्टडी 1, सपोज आई एम अ सप्लायर, यू ऑल आर रिसीविंग, I have supplied AC on sale on approval on 25th of March. करेक्ट, यू अप्रूव्ड परचेज, आपने एसी यूज किया एंड आपने इसको अप्रूव कर दिया 5 दिन बाद 1 अप्रैल 20। व्हाट शैल बी द टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स? अब मैंने तो इसको फैक्ट्री से रिमूव कर दिया मार्च में, 25 मार्च, लेकिन आपने तो हाई नहीं बोला था ये सेल है, आप तो यूज कर रहे हो। तो इस केस में कैसे होता है टाइम ऑफ डेट व्हेन द एसी सेंट फॉर अप्रूवल 25 मार्च और डेट ऑफ कंफर्मेशन बाय रिसिपिएंट 1 अप्रैल, कौन सा होता है? तो सोल्यूशन यही है कि इफ गुड्स आर सेंट ऑन सेल और अप्रूवल, टाइम ऑफ सप्लाई क्या होता है? जिस दिन आप लोग इस परचेज को कंफर्म करते हो 1 अप्रैल 21 को ये कंफर्म माना जाएगा, हेंस मुझे इसको अप्रैल 21 के जीएसटी रिटर्न में, सिर्फ एक सेल ऑन अप्रूवल के बेस में ही ये है, बाकी नहीं है। तो नॉर्मल अगर मैं गुड्स दूं नॉट सेल ऑन अप्रूवल, तो जब मैं अपने फैक्ट्री से रिमूव करता हूँ उस दिन अट्रैक्ट हो जाता है। बट अगर मैं बोल रहा हूँ कि ये तो सेल ऑन अप्रूवल है, तो जिस दिन आप अप्रूव करते हो उस दिन जीएसटी लायबिलिटी अट्रैक्ट हो जाए। फॉर केस स्टडी, सपोज दिस टाइम आई सप्लाइड AC on 25th March,
आपने अप्रूव किया 15 Feb 2022, 8 महीने आपने यूज किया, 9 महीने यूज करने के बाद अप्रूव किया। इतना कोई देता है क्या? कोई 8-9 महीने यूज करने देगा, तब तक तो वैल्यू ही खत्म हो जाएगी। तो व्हाट शैल बी टाइम ऑफ सप्लाई? मैंने दिया है 25 मार्च को, बट आप लोग कंफर्म कर रहे हो कब? 15 Feb, 11 मंथ हो गए ऑलरेडी। देखो एक्ट में कुछ टाइम लिमिट दिया है कि अगर गुड्स सेंड होता है सेल ऑन अप्रूवल, तो जिस दिन आप कंफर्म करते हो नॉर्मली वही रहता है, नॉर्मली वही रहता है। और कुछ लिखा है, और 6 मंथ मैक्सिमम टाइम लिमिट इज 6 मंथ्स फ्रॉम द डेट ऑफ गुड्स सेंट ऑन अप्रूवल। मैंने 25 मार्च को दिया प्लस 6 मंथ, बाय 25 सितंबर आपको इसको आइदर अप्रूव करना है या रिटर्न। बाय 6 months from the date of goods sent on approval आपको इसको अप्रूव करना है या आपको इसको रिटर्न करना है, whichever is correct। तो यहाँ पे 25 सितंबर भी काउंट किया जाएगा टाइम ऑफ सप्लाई, एंड जीएसटी सीधा अट्रैक्ट हो जाएगा। तुम इतना लंबा नहीं कर सकते 11-11 में, कुछ टाइम लिमिट होता है। ओके, कुछ टाइम लिमिट होता है, तो ये आपको अप्रूव करना पड़ेगा बाय 25 ऑफ सितंबर। 6 महीने के बाद अलाउड नहीं है। एक और केस स्टडी देखो, सपोज हमने एसी सप्लाई किया 25 मार्च को, आपने इस एसी को यूज किया, देन आपने रिजेक्ट नहीं किया, 10 अप्रैल को रिटर्न कर। अब क्या होगा टाइम ऑफ? जब मैंने अप्रूवल में भेजा वो, या जब आपने रिजेक्ट किया वो? तो एक्ट क्या कहता है, सिंस आपने गुड्स को रिजेक्ट कर दिया है 6 महीनों के, आपने गुड्स को रिटर्न कर दिया है 6 महीनों के अंदर, ये सप्लाई ही नहीं काउंट होगा। दिस इज नॉट अ सप्लाई, यहाँ पे रिटर्न कर दिया आप लोगों ने, एंड सच ट्रांजैक्शन कैन नॉट बी क्लासिफाइड एज सप्लाई, उसमें जीएसटी आएगा ही। तो टाइम ऑफ सप्लाई का क्वेश्चन आता है, टाइम ऑफ सप्लाई का क्वेश्चन आता है। ओके, तो समरी देखो, अगर गुड्स सेंट ऑन सेल ऑन अप्रूवल है, तो टाइम ऑफ सप्लाई डेट ऑफ कंफर्मेशन और 6 months फ्रॉम द डेट ऑफ गुड्स सेंट ऑन अप्रूवल, व्हिचएवर इज इस केस में मुझे यहाँ पे टैक्स इनवॉइस या डिलीवरी चालान जो भी है वो इस दिन करना होगा, 6 महीनों के अंदर ये पूरा करना। अगर 6 months में भी आप रिटर्न नहीं करते हो तो डीम्ड सेल माना जाएगा, उस दिन टाइम ऑफ सप्लाई अट्रैक्ट हो जाएगा, डीम्ड सेल माना जाएगा। ठीक है, तो ये टाइम ऑफ सप्लाई के पॉइंट थे। टाइम ऑफ सप्लाई में हमने गुड्स पढ़ा, सर्विसेज पढ़ा, एंड ये सेल ऑन अप्रूवल पढ़ा। अब टाइम ऑफ सप्लाई में और भी 3-4 पॉइंट है, लेकिन वो मैं अभी नहीं करवा सकता क्योंकि वो 1 आवर का एक टॉपिक पेंडिंग है। 12 o'clock को मेरा दूसरा लेक्चर है, इसलिए आज के लिए मैं इतना ही करवा पाऊंगा। लेकिन इस केस में आपने मैक्सिमम सीखा। सेक्शन 12 गुड्स के केस में जिस दिन हमने गुड्स को इनवॉइस बनाया हो, या जिस दिन हम गुड्स को फैक्ट्री से रिमूव कर रहे हैं, व्हिचएवर इज अर्ली। टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विस में क्या है, सर्विस में क्या है कि जिस दिन इनवॉइस बनाया वो, या जिस दिन आप मुझे पेमेंट दो। इनवॉइस कितने दिनों में बनाना है? विदिन 30। बैंक्स के लिए विदिन 45। ओके, सिर्फ 2 टॉपिक पेंडिंग है, चेंज इन रेट एंड कंटिन्यूअस सप्लाई ऑफ सर्विसेज, ये 2 ही टॉपिक पेंडिंग। कस्टम्स के जो भी है, मैं अभी 5 मिनट में आपके साथ कुछ वीडियोस रिकॉर्ड करके दे रहा हूँ ताकि आपको हेल्प हो जाए, क्योंकि ये लोग ने कहा शायद एडिशनल लेक्चर्स ना मिले लेटेस्ट, तो मैं मीनवाइल देख के रखता हूँ। कोई भी क्वेरी है टाइम ऑफ सप्लाई ईमेल में प्लीज पूछिए, एक ही जन ने इनको भी पूछे जा रहे, बाकी किसी ने नहीं पूछा। कोई भी क्वेरी तो प्लीज पूछिए। ठीक है, चलो नो क्वेरी, तो आज के लिए इतना ही था। अब हम शायद ट्यूसडे वेडनेसडे कभी भी एक मिलता है तो मैं लेके इस टॉपिक को कंप्लीट करता हूँ। थैंक यू सो मच। थैंक यू।